रहे थे कि हम लोग किंग मशीन अच्छा खासा रन गुड इवनिंग लगाएगा, सर। वेरी कहीं गुड जाके इवनिंग, आउट हो गया। वेरी गुड इवनिंग। अब आज तो गर्ल्स बोर थोड़ा हो हो रही गया होंगी, कह उनके रही होंगी ये साथ। क्या मैच की बात चल रही है ना। लड़कों को तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, लड़कियां भी देखती है मैच वैसे तो, देखते हो? नहीं, कौन देखता है गर्ल्स में, कौन देखता है? जरा रेज योर हैंड्स। अरे भाई ये तो सॉलिड है भाई अपनी टीम। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया जीतेगा भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी जीतेगा। इंडिया जीतेगा। हाँ, टेंशन नहीं लास्ट लेनी। उम्मीद किससे उम्मीद है अब? श्रेयस अय्यर खेल रहा है ना अभी तो। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। कोई दिक्कत नहीं, खेलेंगे खेलेंगे, कोई बात नहीं। लो स्कोरिंग मैच भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना हाई स्कोरिंग मैच ही होगा। स्टे पॉजिटिव, ठीक है, यही सीखना है, यही एग्जाम में भी लगाना है, स्टे पॉजिटिव। पहले 2-4 क्वेश्चन टफ आ भी गए तो क्या हो गया, बात के सवाल तो हम ही फोड़ेंगे, ठीक है। अभी बिहार का शेर आएगा सर, ईशान किशन। आहा, ये हुई ना बात। क्या बात है। चलो पढ़ ले अब थोड़ा सा, हैं, अगर हमारी मैच हाँ की सर, चर्चा थोड़ा खत्म सा। होगी, अब थोड़ा सा पढ़ा ले यस हम। सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग अपना मैच से हटा लो, ठीक है। मैं बीच में आपको टाइम दे दूंगा, 15-20 मिनट बाद बोल दूंगा चलो स्कोर चेक कर लो, पर बीच में मत अभी लगा के बैठ जाना, पता चले थैंक यू मैच सर, ही चल रहा थैंक है, यू। ठीक है ना। जब मैं बोलूंगा तब देख लेना, ठीक है ना। थैंक यू सर। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ, पता चले मैं बोलूँ आप बताओ ना, और नीचे मैच ओपन हो और ऊपर चल रहा हो, हाँ सर हाँ सेंटर मास, नीचे मैच देख रहे हो, हाँ सर R/2, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके चले स्टार्ट करें। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज वही कॉन्टिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, और कोशिश करूंगा आज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ये टॉपिक भी हम स्टार्ट कर दे और काफी चीजें इस पर डिस्कस कर ले, मतलब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी मैं कोशिश करूंगा कि आज करवा दूं, ठीक है ना। काफी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। तो इससे पहले एक बार रिकैप ले लेते हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ी थी। क्या हमें एक्सीएम वाईसीएम ये सारे फॉर्मूले याद हैं? याद है ना। क्या फॉर्मूला होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 टिल कहां तक जाते थे हम, जितने पार्टिकल्स हैं mn xn डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 टिल जितने भी हमारे पास मासेस हैं डिवाइडेड बाय ये। और इसी तरीके से YCM का फॉर्मूला हो जाता था, और आइडेंटिकली ZCM का हम कर सकते थे। ये हमने डिस्क्रीट मास में पढ़ा था, ठीक है ना, ये हमने डिस्क्रीट मास में पढ़ा था। और कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में याद है आपको क्या फॉर्मूला पढ़ा था? कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर हमें वहां से XCM या YCM या ZCM निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका? XDM, और डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ DM, ये हमें करना पड़ेगा। नीचे ये टोटल मास है, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ DM इज दी टोटल मास। ये हमारा जो नीचे डिवाइड में आ रहा है ये हमारा टोटल मास है, ठीक है ना। याद आया आपको? ये फॉर्मूलास हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था सेमी सर्कुलर रिंग, मैंने पढ़ाया था, याद है? सेमी सर्कुलर रिंग हमने करा था या नहीं किया था? कोई बताएगा मुझे, सेमी सर्कुलर रिंग किया था या नहीं किया था अभी हमने? किसी को याद नहीं है? पता नहीं सर। किए थे सर, किए थे, तो फिर इसका आंसर बताओ क्या आया था? सेमी सर्कुलर रिंग का कहां आया था सेंटर ऑफ मास? कितनी हाइट पे आया था, कितना ऊपर आया था सेंटर ऑफ मास? जल्दी से बताओ, अगर किया था तो बताओ, बोलो। 2r/π सर। सॉरी 2r/π है ना। कहां आया था? अगर हम इसको 0,0 ले रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए थे? 0,2r/π, मतलब 2r/π हाइट पे वो आया था। याद आ गया ये अच्छी तरीके से। सेंटर से 2r/π डिस्टेंस ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास आया था। ये सेमी सर्कुलर रिंग थी, जहां सारा मास आपका कहां सिचुएटेड होता है? इसकी बाउंड्री पे। यहाँ कोई भी मास अंदर नहीं है, सारा मास बाउंड्री पे सिचुएटेड है। ये हाफ रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आपको ये याद आ गया हो तो, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप दे दिया मैंने आपको। आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले एक मजेदार क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, बढ़ाऊं ना, आगे बढ़ाऊं? ओके, नोट कर लिया ना, ये पढ़ रखा है, पहले भी देख रखा है, जस्ट मैंने आपको एक बार रिकैप दे रहा था। चलो, एक क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, हमें यहाँ सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम का। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई स्क्वायर शीट होगी जिसकी लेंथ 2a विड्थ 2a, स्क्वायर शीट है तो उसकी एजेस तो सेम ही होती हैं, जो लेंथ होती है वही ब्रेथ होती है। और उसने क्या किया, यहां से एक हिस्सा कट कर दिया, आप देख सकते हो, यानी कि ये a डिस्टेंस है, ये a/a की एक शीट इसमें से यहां कट कर दी है। और अब आपसे पूछ रहा है क्या कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर ऑफ मास के? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? ठीक है, तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने की, अप्रोच क्या होनी चाहिए? इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच बड़े ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये जो ये 3 हिस्से बचे हैं, आपको ये 3 हिस्से नजर आ रहे हैं? एक तो ये हो गया,
एक ये नीचे वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। क्या आपको नहीं लगता इन तीनों का मास एक जैसा होगा भाई? अगर इसका m मास होगा, इसका m होगा, इसका m होगा, एक हिस्सा आपने काट भी दिया तो इन तीनों का मास तो बराबर होगा ना बेटा। कर सकते हो ऐसे। इसका मास कितना होगा बच्चों बोलो? m। इसका मास भी कितना होगा? m। और इस वाले हिस्से का मास भी क्या होगा? m। तो इनके सेंटर ऑफ मास पहले निकाल लेते हैं और फिर डिस्क्रीट वाले फॉर्मूले से सिस्टम का निकाल लेंगे। ठीक है ना? कर सकते हैं ना? सोचो कैसे कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। ऐसे कर लेना। देखो ध्यान से, मुझे ये बताओ, ये जो स्क्वायर शीट है, ये जो सबसे पहले वाली आपकी स्क्वायर शीट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बोलो। ये एच लेंथ ए है, ये भी ए है, तो इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से, फटाफट। इजी है, आसान है, जल्दी बोलो। अरे यार तुम बोलो यार, जल्दी बोलो, कोई तो बोलो। बहुत आसान है यार, एक स्क्वायर शीट है, इसका सेंटर ऑफ मास तो आप बता सकते हो ना, इसके सेंटर पे होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटे? कितने होंगे? अगर ये a डिस्टेंस है तो अगर मैं x डिस्टेंस पे जाऊं तो a/2 होगा और y डिस्टेंस भी a/2 होगा, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स ये नहीं होंगे बेटा? a/2, a/2। यस जल्दी से मुझे बताओ, किसी को डाउट है इसमें तो अभी पूछे, मैं बाद में नहीं बताऊंगा, सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अभी पूछो जल्दी से। ये समझ में आया? a/2, a/2 क्यों आएगा इसका? अरे आसान है यार, प्लीज, है ना? पक्का? चलो अब इस वाले की बताओ मुझे फटाफट। इसका सेंटर यहां है ना बेटा, यहां से यहां तक कितनी दूरी है बोलो? यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी होगी? यहां तक बेटा a है और ये a/2, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? जल्दी से बोलो, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? x कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से, इसका x कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो? ये a प्लस a/2 ऐड करके बताओ कितना हो जाएगा? a प्लस a/2 कितना हो गया? 5a/2 a प्लस a/2 5a/2 3a/2 3a/2। ठीक है ना? 3a/2 सॉरी इतना तो कोहली के आउट होने पे दुखी नहीं हुआ था जितना तुमने मुझे दुखी कर दिया ये 5a/2 बोल के। ठीक है ना? ओके, 3a/2 कितना होगा? 3a/2। और हाइट कितनी है इसकी? जल्दी से बताओ, हाइट कितनी है? a/2 a/2। तो इसका y कोऑर्डिनेट तो a/2 होगा ना? जल्दी से बता दो मुझे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, इसके सेंटर ऑफ मास पे आओ, इसके कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से, कोऑर्डिनेट बताओ इसके। कितने x डिस्टेंस पे चलोगे? यहां तक आने के लिए कितना x डिस्टेंस चला आपने? a/2। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो a/2 ही होगा, है ना? और इसकी हाइट पता चल रही है आपको? यहां से कितनी हाइट है इसकी? 3a/2 क्योंकि देखो ये a है और ये a/2 है, तो इसकी हाइट 3a/2 है। क्या इस कोऑर्डिनेट्स में किसी को दिक्कत है क्या? मुझे लगता है ये आपको आने चाहिए भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लो। इतनी तो एक्सपेक्टेशन नीट में आपसे रखता है कि आपको ये कोऑर्डिनेट्स आए। अब तो यार सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, वो आप मुझे बताओ। सिंपल है ना? निकाल लोगे? अब मैं आपसे एक्सियम पूछूं तो आप बता दोगे भाई, इसका मास अगर m है तो इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m इंटू a/2 प्लस इसके लिए लिखो m इंटू a/2 प्लस तीसरे वाले के लिए लिखो, क्या लिखेंगे बोलो? m इंटू 3a/2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है बच्चे हमारे पास? 3m है। ठीक है, क्लियर है? YCM, XCM कितना आया? जल्दी से बोलो, यहां से XCM जल्दी से कैलकुलेट करो, सभी को करना है। मुझे एक भी बच्चा दिखा ना बैठा हुआ, बहुत पिटाई होगी। मैं बिल्कुल मैच नहीं बताऊंगा, स्कोर नहीं देखने दूंगा मैं। हेड डाउन नहीं करना बेटा, सॉल्व करना है, आराम से बैठो, क्वेश्चन का सॉल्व करो। फटाफट XCM बताओ मुझे कितना है, जल्दी से बोलो कितना आया कैलकुलेट करके XCM? 5a/2 सर। 5a/6। कैलकुलेशन सही से की है ना? पक्का ना? यस सर तीनों का एलसीएम 2 ही आ जाएगा, यहाँ से वो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना? और यहाँ से आ Yes, जाएगा sir. 1 + 1 2 + 3 5 5a/6। बहुत बढ़िया। YCM ऑप्शन डी होगा, है ना? पहले YCM भी मेरे साथ कैलकुलेट करो, जल्दी से बोलो। m इंटू 3a/2, ठीक है, m इंटू 3a/2 प्लस यहां से कितना आ जाएगा आपका? फिर से देखो, m इंटू a/2 और प्लस m इंटू a/2। बिल्कुल सेम आ रहा है ना? जो XCM आ रहा है सेम दिख रहा है आपको, YCM के बराबर है। XCM YCM यहाँ बराबर होगा, आप देख सकते हो, ये भी 5a/6 आ जाएगा। ऑप्शन 1 सर ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। इंडिया की टीम अच्छा नहीं कर रही, तुम्हारी टीम क्यों नहीं कर रही? तुम्हें तो अच्छे से करना है ना परफॉर्म। ठीक है, क्लियर? अरे महाराज इस क्वेश्चन पे छक्का मारा नहीं मारा आप लोगों ने? पूरे मार्क्स लाने इस क्वेश्चन पे, चौका मार देना इस क्वेश्चन पे। ठीक है ना? एटलीस्ट 4 मार्क्स हमें चाहिए सर इस क्वेश्चन पे, ये आसान सवाल है। +4, ठीक है,
जल्दी नोट करो, फटाफट लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। सवाल क्लियर है ना ये अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना किसी को? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब मैं चेंज कर रहा हूं स्लाइड। ओके, सेमी सर्कुलर डिस्क का अगर आपसे पूछ ले सेंटर ऑफ मास किधर है तो वो बताना है हमें। सेमी सर्कुलर डिस्क समझते हो बेटा? सेमी सर्कुलर डिस्क मतलब एक डिस्क है जो आधी है, इस तरीके से सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना? ये हमारी सेमी सर्कुलर डिस्क है, मतलब इसके अंदर यहां भी मास है, इसको हम सेमी सर्कुलर डिस्क कहते हैं बेटा। ये रिंग नहीं है, डिस्क है, आधी डिस्क है। डिस्क समझ में आती है ना आपको, है ना? एक पेज पे मैं एक सर्कल काटूं और उसका आधा कर दूं, आधा जो सर्कल होगा सेमी सर्कल होगा, उसको हम डिस्क कहेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से कहीं ऊपर होगा, जैसे रिंग का था। अब इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे तो नहीं होगा ना, कंप्लीट डिस्क होती तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता, बट क्योंकि ये कंप्लीट डिस्क नहीं है, आधी डिस्क है, तो इसका सेंटर से कहीं ऊपर होगा। और इसको दोबारा से हमें सॉल्व नहीं करना है, अब इसको हमें याद रखना है। इसका सेंटर ऑफ मास का हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें इसको याद रखना है। ये कहां होगा, इसके कोऑर्डिनेट याद रख सकते हो। अगर ये 0,0 पे है तो ये कितनी ऊंचाई पे होगा? इसका जो हाइट है दैट इज 4r/3π, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे सेंटर ऑफ मास के, वो 0,4r/3π आएंगे। ये सेंटर से इतना ऊपर होगा। रिंग के केस में क्या था? ये डिस्क है, ये आधी डिस्क है। डिस्क के केस में ये है, रिंग के केस में भी याद रखना है। दोनों को कंपेयर कर लो, रिंग के केस में भी ऊपर होता था, पर रिंग के केस में कितना ऊपर आता था? 2r/π। बट अगर हम ध्यान से देखिए, ये रिंग का केस है, तो रिंग के केस में ये आता था 0,2r/π, है ना? और डिस्क के केस में आप समझ रहे हो, डिस्क के केस में सेंटर से कितना दूर है, कितना ऊपर है? बोलो 4r/3π। अरे डिस्क ऐसे भी रख सकता है, कई बच्चे ना बस ये रट लेते हैं, रटना नहीं है। अगर ऐसे रख दिया तो आपको पता है यहां होगा कहीं, है ना? अब यहां होगा, बस ये डिस्टेंस हम जानते हैं। ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 4r/3π। हम बस ये डिस्टेंस जानते हैं, सेंटर से ऊपर की तरफ है, यहाँ सेंटर से ऊपर की तरफ पहुंच जाता है सेंटर ऑफ मास। कितना ऊपर पहुंच जाता है? इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। और ये पॉइंट कितना दूर है सेंटर से? 4r/3π। सर जी बेटा। सर इन दोनों में अलग क्यों होगा? दोनों में अलग क्यों होगा बेटा? क्योंकि रिंग में अगर आप ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास का जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, वहां से आपको ये फील नहीं आता कि अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि जहां से सिमेट्रिकल चीजें नजर आए, है ना? कुछ कुछ सिमेट्री नजर आए, पर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है बेटा। अगर आप यहां खड़े होगे तो आपको सारा मास बाउंड्री पे ही नजर आ रहा है, देख रहा है आपको? आप यहाँ खड़े होकर देखो, आपको सर यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है। बट अगर आप यहाँ खड़े होगे, ऐसा थोड़ा ना कि सारा मास बाउंड्री पे, आप कहोगे सर यहाँ भी मास है, यहाँ भी है, हर जगह मास फैला हुआ है। तो इसका सेंटर मास और इसका सेंटर मास सेम हो भी नहीं सकता। और हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, बट डेरिवेशन जरूरी नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा। अभी तो हम कर लेंगे डेरिवेशन, वैसे भी बाद में आप कहोगे सर हम लर्न कर लेंगे। और याद भी करना है, हमें याद ही रखना है, डिराइव नहीं करना है इसको बार बार, क्योंकि जो नीट में है ना, आपको इसका सिर्फ वैल्यू याद होना चाहिए, और वो है 4r/3π। याद रहेगा? ठीक है ना? दोनों चीजें अलग अलग है ना, अगर सिस्टम अलग है तो सेंटर ऑफ मास भी तो बेटा अलग अलग जगह ही आएगा। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ जाऊं। किसमें ज्यादा आ रहा है? अच्छा, किसमें ज्यादा आ रहा है पहले बताओ? सेंटर से ज्यादा कहां है? इसमें दूरी ज्यादा है ना सेंटर से, एज कंपेयर टू दिस, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, यहाँ मास आपसे बहुत दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखा जाए यहाँ मास आपके कुछ पास भी है, कुछ दूर भी है, इसलिए सेंटर ऑफ मास यहाँ से थोड़ा सा नजदीक है। और यहाँ से सेंटर ऑफ मास आपसे दूर है, क्योंकि सारा मास आपसे एक ही डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। अगर आप फील करना चाहो, थोड़ा सा अगर आप फील लेना चाहो, तो आप ऐसे समझ सकते हो। इसको नोट करो यार, 2 लाइन लिखनी है, फटाफट लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अपना अपना फोन जरा जेब में रख लो, मैं बता रहा हूं पिटाई कर दूंगा अगर कोई स्कोर देखता हुआ नजर आया। ठीक है, मैं भी तो पढ़ा रहा हूं, मेरा भी तो मन कर रहा है मैच देखने का, मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपको भी पढ़ना है। ठीक है, डिसिप्लिन रखो अपने अंदर, इसको अपने आप को संभालो। ठीक है, क्रूशल वक्त भी आएगा, हो सकता है एग्जाम आने वाला हो और तब मैच आ रहा हो, तब क्या करोगे? कंट्रोल आज से। ठीक है, मैं टाइम दूंगा आपको स्कोर देखने का, मुझे भी तो जानना है। ठीक है, पर अभी नहीं। चले आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इजी वे टू लर्न सेंटर ऑफ मास, कि सर कोई आसान तरीका है क्या जिससे हमें सारे सेंटर ऑफ मास याद हो जाए, है ना सर? ऐसी है तो ऐसी चीजें आप हमें पहले बता दिया करो, ताकि हमें चीजें रट जाए। तो एक आसान तरीका है, अगर आप ऐसे याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे आज तक ऐसे ही याद हुआ है।
तो मैं ये थोड़ा सा ये गाना याद कर लेता हूं। हम तुम क्लासमेट, हम तुम क्लासमेट, 8 का मतलब है क्लासमेट, शॉर्ट में लिखा है मैंने। हम तुम क्लासमेट दोनों साथ, हम तुम क्लासमेट दोनों साथ रहेंगे। ठीक है ना, हम तुम क्लासमेट दोनों साथ रहेंगे। ठीक है, ये याद हो जाएगा, हम तुम क्लासमेट दोनों साथ रहेंगे। ठीक है ना, अभी अपने क्लासमेट के गले में हाथ डाल के ये जरूर गाना गाना, हम तुम क्लासमेट दोनों साथ रहेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा रट जाएगा। ठीक है, अब जो 3 होंगे वो कहेंगे सर हम क्या करें, हम तो 3 है। ठीक है, तो 2 वालों का ग्रुप बनेगा, हम तुम क्लासमेट दोनों साथ रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, इस गाने का मतलब क्या है, इसका मीनिंग भी समझना है। एच से यहां का मतलब है होलो हेमिस्फीयर, एच से इसका मतलब है होलो हेमिस्फीयर। ठीक है ना, होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर समझते हो बच्चे, जैसे कि कटोरी होती है, बॉल होता है कुछ कुछ, है ना, जैसे कटोरा होता है, बॉल होता है ना, जैसे इस तरीके से होलो हेमिस्फीयर, ऐसे ले लो। होलो है, अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है, होलो है अंदर से, है ना। और मान लेता हूं इसका रेडियस कुछ आर है, तो सेंटर से कितना ऊपर होगा इसका, है ना, हम ये जानना चाहते हैं। ये हो गया होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, दूसरा टी से यहां का मतलब है ट्रायंगल। ठीक है ना, ट्रायंगुलर, एक सेकेंड, ट्रायंगुलर, इसको शीट भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल शीट भी बोल सकते हैं, लेमिना भी बोल सकते हैं, और कोन भी कह सकते हैं, होलो कोन, इसी को हम होलो कोन भी कह सकते हैं, इसमें होलो कोन भी आता है। तो टी से मैं ट्रायंगल के लिए याद कर रहा हूं बेटा, होलो कोन मतलब खोखला कोन जो होता है, जैसे आइसक्रीम वाला होता है, इन दोनों का सेम ही आंसर आता है, यानी कि एक ट्रायंगुलर शीट भी हो सकती है। ठीक है ना, और क्या हो सकता है, होलो कोन भी हो सकता है, खोखला कोन भी हो सकता है। सेंटर से हम जानना चाहते हैं कितनी हाइट पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा अगर हम ध्यान से देखें, सी, सी यहाँ पे कोन के लिए, सॉलिड कोन, यहाँ सिर्फ आप याद रखोगे जो सी है वो यहाँ कोन के लिए, मतलब सॉलिड कोन, जैसे कॉर्नेटो आइसक्रीम होती है ना, सबने खाई होगी कॉर्नेटो आइसक्रीम जो अंदर से भरी होती है, तो ये सॉलिड कोन है। ठीक है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। डी से मतलब है यहां पे डिस्क। ठीक है ना, डिस्क तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ही है, इसका वैसे आपको याद ही है, पर फिर भी। एस से मतलब है यहां सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, आर से यहां मतलब है रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब है आधा हेमिस्फीयर बट सॉलिड होगा, भरा हुआ होगा अंदर तक मास इसमें, और आर से मतलब है आधी रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, और याद करने का तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा, मैं इस तरीके से बना देता हूं, आप इसको कैसे याद कर सकते हो एग्जाम में, अगर आप ये चार्ट बना लोगे तो कभी दिक्कत होगी नहीं। तो आप यहां से लिख सकते हो 2 3 4 4 3 2 पाई पाई। ठीक है ना, ऐसे आप लिख लेना। और उसके बाद हम अगर होलो हेमिस्फीयर की बात करें तो हमें ये पता करना है ना ये कहां होगा, बस ये आर मान लो, मतलब वो r/2 पे होगा। ट्रायंगुलर शीट की बात करो, हमें पता करना है अगर इसकी टोटल हाइट h है बेटा, तो कितनी हाइट पे होगा ये, h/3 पे, यानी कि अगर ये टोटल हाइट आपकी h है तो कितनी हाइट पे होगा, बोलो ये h/3 हाइट पे, बेस से, नीचे से देख रहे हैं हम, बेस से देख रहे हैं h/3 हाइट पे। सॉलिड कॉन में भी अगर हम देखना चाहते हैं, ये अगर इसकी टोटल हाइट हमारी h है तो कितनी हाइट पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास, h/4 पे। किस पे होगा बोलो, h/4 पे। डिस्क की अगर हम बात करें, इसमें बस इतना याद रखना आपको, यहाँ 3 थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ, 3 याद रखना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 4r/3 पाई पे, अगर इसका रेडियस हम ध्यान से देखें, डिस्क है ना, तो इसका रेडियस अगर r है तो अभी हमने देखा था 4r/3 पाई पे है। सॉलिड हेमिस्फीयर में यहां से 3r/8 हमें याद रखना है, पाई 8 ऐसे याद रखना है इसको, पाई 8, और यहाँ एक 3 आपको लगाना पड़ेगा, ये 3r/8 पे होता है, और रिंग का तो अभी हमने देखा ही है 2r/5। तो ये थोड़ा सा चार्ट अगर आप बना लोगे तो मुझे लगता है जल्दी याद हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी, बट ये हो जाता है जल्दी याद। ठीक है, कुछ तो मदद मिली गई होगी, अदरवाइज तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वरना तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो।
हम तुम क्लासमेट दोनों साथ रहेंगे, सिर्फ क्लास तक, बाद में अपने अपने घर चले जाएंगे। लिख रहे हैं अभी बच्चे, लिखो, थोड़ा जल्दी लिखना, हाथ तेज चलाना। डन? ओके, सभी का तो नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं, 10-15 सेकेंड्स। नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा बेटा, है ना? फिगर बना दी क्या बच्चे, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, वो तो आपको समझाने के लिए, अगर आपको फील लेना है कि सर कौन सा ऑब्जेक्ट है हमें समझ नहीं आया, बताने के लिए, आपकी मर्जी है। बाकी बेटा इतना भी याद रखना, सभी बच्चे बस ये चीज सुन लेना, ये जो डिस्टेंस लिया है ना बेटा, कोन वाले में स्पेशली सुन लेना, डिस्टेंस बेस से लिया है, ऊपर से डिस्टेंस पूछता तो अलग आता, आप जानते हो ना, इसको वर्टेक्स कहते हैं, टॉप पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो हम वर्टेक्स से पूछते तो डिस्टेंस अलग आता, h माइनस h/4 आ जाता, और इसमें h माइनस h/3 आ जाता, बट हम ये डिस्टेंस बेस से बता रहे हैं, ठीक है ना, बेस से बता रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, बोलो, पक्का हो गया ना, नोट हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं भाई, रह भी गया तो आप इसको, जी बेटा बोलो। सर आपने वहाँ पे पहले ट्रिक में 2 3 4 4 3 2 किया, उसके बाद समझ में देखो, आया 2 3 4 4 3 2 ऐसे करना, ठीक है ना? ये चीज तो सबसे पहले बना ही लोगे, फिर आप ये याद रखना, पाई 8 पाई, या फिर पाई पाई 8 कर देना यहाँ, ठीक है ना? अगर आप भूल जाओ तो 4 इंटू 2 कर देना, 8 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना? पाई पाई 8, अगर भूल जाओ तो 4 इंटू 2 है, नीचे 8, ऐसे याद आ जाएगा आपको, ऐसे याद रख लोगे। थोड़ा सा ट्रिक बनानी पड़ती है, देखो होती नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये तो ट्रिक है, ये तो किसी ने बनाई है, जैसे मैंने अपने दिमाग से ये बना ली है, मुझे तब से ये ऐसी याद है, और मेरे को याद हो गई है, इसका मतलब आपको भी याद हो जाएगी, ठीक है ना? और बस इसमें यही आता है, यहाँ 4 इंटू 2 यहाँ आ जाता है 8, और ये जो बचा 3 उसको मैं यहाँ लिख देता था, मैं ऐसे याद कर लेता था कि अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 आता था, उसको यहाँ लिखता था, ये 3 बचा, चलो इसको 3 यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे याद हो जाता था, ठीक है ना? आप भी कुछ इस तरीके से अपनी टेक्निक बना के इसको याद कर सकते हो। अपना गाना बनाना, अपना गाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम क्यों वेस्ट करना, जो मैंने बता दिया याद कर लेना यार, ठीक है ना? याद हुआ? किस किस को ये लाइनें याद हो गई अभी से ऑलरेडी? जिसकी दोस्ती गहरी होगी उसको तो याद हो गई होंगी, है ना? याद हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, ठीक है यार, अच्छा है, इतना बुरा गाना थोड़ा है, हम दोनों क्लासमेट दोनों साथ रहेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, डन, बहुत बढ़िया। तो ये डायग्राम वाली जो आप चीज कह रहे हो, इसको लिखना नहीं है, ये समझाया है मैंने आपको, अगर शेप वेप देखनी है तो यहाँ मैंने बना के दिखा रखी है ना? कोन का भी दिखा रखा है, सॉलिड कोन का भी दिखा रखा है, कहां से ये डिस्टेंस है क्या है, तो जस्ट डायग्राम में रिप्रेजेंट मैंने करके दिखा दिया। अब कलेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम, यानी कि अब अगर हम यहाँ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास एक शीट थी जिससे आपने एक स्क्वायर कट किया, सेम शीट से आपने सर्कल कट किया, तो स्क्वायर और सर्कल कट फ्रॉम सेम शीट्स, दे कट फ्रॉम सेम शीट, ठीक है ना? दोनों को सेम शीट से कट किया, इसका मतलब पता है क्या है? ये दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं बेटा, तो इसमें क्या होगा, इसमें मास किस पे डिपेंड करेगा? मैंने मास डेंसिटी पढ़ाया था, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, 2D है, 3D है या 1D है, मास किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे, एरिया पे या वॉल्यूम पे? बताओ मुझे, एक स्क्वायर एक सर्कल है, किस पे डिपेंड करेगा? बोलो बोलो सर, एरिया। एरिया पे डिपेंड करेगा, है ना? यहाँ एक स्क्वायर है एक सर्कल है, और आपको नजर आ रहा है स्क्वायर की साइड कितनी नजर आ रही है डायग्राम में, ध्यान से देखो, L है, और सर्कल का रेडियस कितना नजर आ रहा है आपको, देखो L/2। L/2। अब क्या मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता सर जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा? बोल सकते हो ना, हाँ या ना, बताओ, बोल सकते हो ना? तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा हूँ बेटा, ये स्क्वायर का सेंटर है, मान लेते हैं इसको O, ये सर्कल का सेंटर है, मान लेता हूं O डैश, तो एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, आपको क्या लगता है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास स्क्वायर में होगा, सर्कल पे होगा या बाउंड्री पे होगा? सोचो, स्क्वायर में, सर्कल पे या बाउंड्री पे? और कैसे डिसाइड करेंगे? स्क्वायर में सर, कैसे डिसाइड करेंगे? स्क्वायर का मास ज्यादा है, स्क्वायर का मास ज्यादा है ना? क्योंकि आपने देखा था यहां से मास निकालने का तरीका क्या है, अगर इसकी कुछ भी डेंसिटी होगी, आपको कि सर इसकी डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इसकी भी सिग्मा होगी, है ना? इसकी सिग्मा होगी तो इसकी भी सिग्मा, कौन सी डेंसिटी है बाय द वे, ये याद है या भूल गए? ये
एरियल मास डेंसिटी है। याद है ना, मैंने कहा था क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड। एरियल मास डेंसिटी यानी कि अगर आप बोलोगे स्क्वायर का मास तो मैं बोलूंगा सिग्मा इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर कर दो। क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से बोलो, कितना होगा? बोलो, एल स्क्वायर। जानते हो ना स्क्वायर का एरिया, है ना। इसी तरीके से अगर मैं मास पूछूं सर्कल का कितना होगा तो बताओ सर्कल का मास कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होगा बच्चों? देख के बताओ कितना पाई आर है ना। पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ रेडियस एल बाई 2 है, पाई एल स्क्वायर बाई 2 है ना। तो यहाँ पाई भी मल्टीप्लाई कर दो। 1 सेकेंड, पाई इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर यानी कि सिग्मा पाई एल स्क्वायर बाय 4। अब बताओ मुझे कौन सा एरिया, कौन सा मास ज्यादा लग रहा है आपको, स्क्वायर का या सर्कल का? पाई बाय 4 1 से छोटा नंबर है, आप देख सकते हो। यहाँ एल स्क्वायर है एरिया, यहाँ पाई एल स्क्वायर बाय 4 है। पाई एल स्क्वायर बाय 4 इज लेस देन एल स्क्वायर बेटा, क्योंकि पाई बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14 है, उसको 4 से डिवाइड करोगे 1 से छोटा नंबर आएगा, यानी कि ये मास कम है, ये मास ज्यादा है। देख के पता चल रहा है जो स्क्वायर का मास है दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ सर्कल। और अब आपको पता है ना, टू बॉडी सिस्टम में आप इजीली निकाल सकते हो ना बेटा। यहां से अगर मैं आपसे सेंटर ऑफ मास पूछूं आप इजीली निकाल सकते हो ना, कहां लाई करेगा? देख के पता चल रहा है ना सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, स्क्वायर में या सर्कल में? किसका मास ज्यादा है? स्क्वायर का, तो स्क्वायर के अंदर लाई करेगा, है ना। अगर दोनों का मास बराबर होता तो कहां लाई करता? मिड पॉइंट पे कहीं, है ना। तो कहां लाई करता? मिड पॉइंट पे। बट यहाँ स्क्वायर का मास ज्यादा है तो स्क्वायर के अंदर लाई करेगा। ये बात क्लियर है? आप निकालना चाहो कि सर कहां लाई करेगा तो आप निकाल सकते हो। अगर आपका मन है कि सर हम निकालना चाहते हैं ये कितने डिस्टेंस पे करेगा, तो फॉर्मूला याद है, टू बॉडी सिस्टम वाला फॉर्मूला याद है, मैंने आपको सिखाया था। उम्मीद करता हूं याद हो। आप यहाँ ओरिजिन मान के कर सकते हो। कितना आ जाएगा बोलो? अगर मुझे यहां से डिस्टेंस निकालना है तो एक्स का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सामने वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? एल है, देख सकते हो। ये रहा एल बाई 2 और ये रहा एल बाई 2, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में एल है। तो कितना आ जाएगा आंसर बोलो? आप बोलोगे एल मल्टीप्लाई बाय सामने वाला मास, मतलब सिग्मा इंटू पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि सिग्मा पाई एल स्क्वायर बाय 4 प्लस सिग्मा एल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन भी आ जाएगी। डेफिनेटली ये जो भी आंसर आएगा वो एल बाई 2 से कम आएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास इसके पास है, इसके नजदीक है और इससे दूर है, क्योंकि ये वाला मास स्क्वायर का मास ज्यादा है। नोट करो जल्दी से इसको सभी बच्चे। ये टू बॉडी वाला सिस्टम वाला फॉर्मूला याद है ना? ऐसा तो नहीं है कि भूल गए, याद होना चाहिए था। नहीं याद है तो गलत बात है, नोट्स पलट के देखो, मैंने फॉर्मूला बताया था, है ना। जिस भी बॉडी से आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, अभी सुन लो, हमें क्या करना होता है, उसका सामने वाली बॉडी का मास इंटू दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास। छोटा सा फॉर्मूला है भाई, इतना तो हम याद रख सकते हैं ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी नोट करो, फटाफट आगे बढ़ूंगा मैं। देख रहे हो फाइनल आंसर में सिग्मा कहीं भी नहीं दिखेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। सिग्मा कॉमन लोगे देखो कट जाएगा। कई बच्चे आप सोच रहे हो सर आंसर में सिग्मा भी आ जाएगा, ऐसे तो सिग्मा तो दिया नहीं था क्वेश्चन में। नहीं दिखेगा बेटा, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप नीचे से कॉमन ले लो, सिग्मा यहां आपको दिख रहा है, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा पे आंसर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे क्वेश्चन में नहीं भी दे रखी होगी डेंसिटी, आंसर सिग्मा की टर्म में नहीं आएगा। बस इन दोनों की डेंसिटी सेम होनी चाहिए, वो हमने बोल ही दिया कि उनको सेम शीट से कट किया है, मतलब दोनों की मास डेंसिटी सेम है। मतलब आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो, इसका मतलब है दोनों की डेंसिटी, दोनों की मास डेंसिटी सेम है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो यहां इंस्ट्रक्शन दी है ना, उसका मतलब ये है कि दोनों की मास डेंसिटी कैसी है, बराबर है, सेम है। सॉरी सर डन। डन। नो सर बस एक लाइन बाकी है। हाँ लिखो Done, लिखो sir. लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो बेटा, थोड़ा सा जल्दी। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। सर रुक जाइए थोड़ा देर। जल्दी लिखना बेटा प्लीज, थोड़ा फास्ट लिखो।
ओके, अब मैं बढ़ रहा हूं बेटा, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। यस सर, बढ़ दिए। चलो, कैविटी इन एन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव मास सिस्टम। अरे भाई धुएंधार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पता है क्वेश्चन किस तरीके का आता है, उससे हम डिस्कस कर सकते हैं नेगेटिव मास सिस्टम। यानी कि जैसे बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम क्या करें, एक डिस्क ले लें, सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार आए जाने वाला क्वेश्चन इस तरीके से, कोई डिस्क है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अगर एक डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बता सकते हो मुझे? बोलो। ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा सर, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर एक डिस्क है सर, इसका सारा सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब सोच के बताओ, अगर मैंने यहां से, ये पूरी डिस्क थी मेरे पास, है ना, इस पूरी डिस्क में से मैंने क्या किया, छोटा सा हिस्सा डिस्क का काट दिया, इतना हिस्सा मैंने यहां से कट कर दिया, इतनी हिस्सा मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, इसको यहां से कट करके बाहर निकाल दिया। अब आपको क्या लगता है, सेंटर ऑफ मास अभी भी यहां ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रहेगा या शिफ्ट हो जाएगा? बताओ। शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अब मैंने इतना काट दिया ना, अब आपके पास डिस्क सिर्फ इतनी बची है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से? अब आपके पास सिर्फ डिस्क इतनी बची है, ये आपके पास डिस्क बची है, ये हिस्सा तो हट गया ना, तो सेंटर पे तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि यहां से मास हट गया है, तो कहां शिफ्ट होगा? लेफ्ट, ऊपर, नीचे या राइट साइड? कहां शिफ्ट होगा, क्या लगता है? लेफ्ट। ये सबको फील आ रहा है, ये समझ में आ रहा है भाई? अब यहां से अगर मास हट जाएगा तो लेफ्ट साइड ज्यादा मास दिख रहा है आपको, इसलिए ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऊपर से थोड़ा कट किया है। अगर मैं ऊपर से कट कर देता तो नीचे शिफ्ट हो जाता, नीचे से कट कर देता तो मास ऊपर शिफ्ट हो जाता। राइट साइड से कट कर रहा हूं, इसलिए ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? डेफिनेटली आप कहोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास सर डेफिनेटली कहां शिफ्ट हो जाएगा? बोलो, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। बट हमें यही नहीं पता चल रहा कि ये कितना शिफ्ट होगा, वो हमें निकालना है, और इसके लिए हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे नेगेटिव मास सिस्टम का। सवाल क्लियर है कि सवाल क्या है? अगर रिंग को कट कर रहे हैं, सॉरी, अगर यहां से कुछ डिस्क कट कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो रहा है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस सिस्टम को एक नेगेटिव मास सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, यहां मेरे पास एक नहीं दो ऑब्जेक्ट हैं। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। मतलब मैं इस रिंग को कैसा मान सकता हूं, कटी हुई, जिसमें से मैं ऑलरेडी मास काट चुका हूं, इसको मैं कैसे समझ सकता हूं? मैं कह सकता हूं ये एक नहीं दो मासेस से बना है, एक पॉजिटिव मास से, एक नेगेटिव मास से। यानी कि पूरी डिस्क का जो मास है ये पॉजिटिव है। इस पूरी डिस्क का मास मैंने मान लिया m है। इस पूरी डिस्क का मास, जो पूरी कंप्लीट डिस्क का मास था, वो क्या मान लिया मैंने? बोलो, m है। और इसमें एक नेगेटिव मास भी बैठा है, यानी कि जो चीज आप कट कर रहे हो ना, उसके मास को आप नेगेटिव मास कह दो, क्योंकि वो हटने वाला है ना सिस्टम में से। नेगेटिव मास का मतलब समझ रहे हो? इसको हमें वैसे भी सिस्टम से हटाना है ना, इसलिए इसके मास को, जो चीज कट कर चुके हो उसको आप मान लो उसका मास कैसा है। आप मान लो वो मौजूद है बट उसका मास कैसा है? नेगेटिव। इससे सवाल आसान हो जाता है, इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। यानी कि आप मान लो कि सर ये भी प्रेजेंट है, यहां एक नहीं कितने ऑब्जेक्ट लेंगे? बोलो, कितने ऑब्जेक्ट है हमारे पास? एक नहीं है, दो है। एक पूरी डिस्क है जिसका मास m है, और एक वो वाली डिस्क है जिसको आपने यहां से कट कर दिया, इसका जो भी मास होगा मान लेते हैं m', और इसको हम नेगेटिव मास मान के चलेंगे। तो हम मान के चलेंगे मेरे सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट्स, तो मैं यहां लिख रहा हूं स्पेशली, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक कंप्लीट डिस्क है ना, एक तो मेरी कंप्लीट डिस्क है ना, प्लस एक नेगेटिव मास है जो हमने m' बोला। एक कंप्लीट डिस्क है और एक नेगेटिव मास है, मतलब -m'। यहां तक बात समझ में आती है? अब बात आती है m' है कितना? कोई बता सकता है m' निकाला जा सकता है क्या? जल्दी से बताओ, सोच के, क्या m' निकाल सकते हैं हम? इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? सोचो, अगर पूरी डिस्क का रेडियस r है, सोचो मैं बोल देता हूं पूरी डिस्क का रेडियस r है, तो इस कैविटी का रेडियस कोई बता सकता है? कैविटी का मतलब जानते हो ना, खोखलापन जिसको आप हटा देते हो उसको कैविटी कहते हैं, r/2। ठीक है ना। जैसे दांतों में भी गड्ढे हो जाते हैं उसको कैविटी कहते हैं, वैसे इसको भी कैविटी कहते हैं, जो हट गया है उसको कैविटी कहते हैं। इसका रेडियस आपने बताया मुझे, इसका रेडियस कितना होगा पता चल रहा है ना आपको? इसका रेडियस कितना है? बोलो, r/2। तो आप मुझे ये मास बता दो, कोई बच्चा, मजा आ जाएगा अगर आपने मुझे मास बता दिया तो। m' कितना होगा? बहुत आसान है, मास डेंसिटी से आप कर सकते हो। आप एक काम करो, सिग्मा इंटू बड़ा वाला स्क्वायर का बड़ा पर वाला सिग्मा है क्या वो भी तो सोचना है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए ना ऐसे केस में कि सर हम नहीं निकाल पा रहे, हमें नहीं समझ अपॉन में, एरिया, दोनों का मास अपॉन एरिया कर लो। एक काम करो, आप कहो कि सर मैं बड़ी डिस्क का भी और छोटी डिस्क का भी, मतलब बड़ी डिस्क का मास कितना है अगर मैं ध्यान से देखूंगा m, और उसका एरिया कितना है? बोलो, πr²। लिख सकता हूं m/πr²। ये किसके बराबर होगा? m', और इसका जो एरिया है वो कितना है? बोलो, mr/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यहां से आप देख सकते हो m/πr², ये किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो,
m डैश डिवाइडेड बाय पाई r बाय 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां से किसी को, कोई परेशानी? ये मास डेंसिटी है, ये दोनों की कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मास पर यूनिट एरिया दोनों का कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, क्लियर है? सो यहां से क्या कट जाएगा? देखो, अगर आप देखोगे ये आ जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा? m डैश डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर बाय 4, यानी पाई आर स्क्वायर कटा, तो यहां से अगर आप m डैश देखोगे वो आ जाएगा m बाई 4। आसानी से आप देख सकते हो। बताओ, इसमें कोई डाउट है? बट इस मास को कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। बट यहां जो हम मास लेंगे वो कैसा लेंगे, समझ में आ रहा है? यहां से इसका मास कितना लेंगे, मतलब m डैश की हम यहां क्या लेंगे? इसका मास है सर माइनस m बाई 4। पूरी डिस्क का मास था m, और जो हमने कट कर दिया इसका मास कैसे ले लिया? माइनस m बाई 4। पहले तो यहां तक लिख लो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन मैं पीछे सॉल्व कराऊंगा ऐसे ही। इसमें किसी को डाउट हो अभी पूछ लेना, बाद में मत कहना कि सर यही समझ में आया था, अभी पूछ लो। इसका मास कैसे निकाला? क्लियर है? चमक रहा है अच्छे से? पक्का? ये क्लियर है, ठीक है ना? सर जी, अगर किसी भी मतलब बॉडी के अंदर ही और एक तो ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे सर्कल के अंदर सर्कल, तो हम लोग उसका जो नया सर्कल अंदर है सर, उसका मास निकालने के लिए हम लोग सर ये रिलेशन हर केस में हाँ। यूज कर सकते हैं सर। मतलब आप जैसे आपकी कोई भी शीट है ना बेटा, आप ये कह रहे मतलब थे सर जैसे मास बटे एरिया सर, वो वाला हाँ, सर। वो क्योंकि उसकी डेंसिटी सेम ही रहेगी, है ना? आप उस ऑब्जेक्ट में से ही दूसरा ऑब्जेक्ट काट रहे हो ना। जैसे मेरा हैंकी है, मैं ऐसे बता सकता था ना, ऐसे बेटा ये हैंकी है, इसमें से इसकी जो मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। अब इस हैंकी में से मैं 10 हिस्से कर दूं, तो किसी भी एक हिस्से को उठाऊं और उसके एरिया से डिवाइड करूं, या पूरे हैंकी को उठाऊं और उसके एरिया से डिवाइड करूं, वो सेम ही रहने वाला है। हाँ सर। ठीक है ना? डेंसिटी सेम ही रहने वाली है उसकी। उसकी जो गाढ़ा है, जो उसकी डेंसिटी, तो उसकी प्रॉपर्टी है ना कि वो कितनी थिक है, वो थोड़ा बदल जाएगी। फाड़ने से उसकी वो डेंसिटी थोड़ा बदल जाएगी, नहीं बदलेगी ना। ठीक है? हाँ, ऑब्जेक्ट एक ही था इसलिए मतलब डेंसिटी सेम हो गई नहीं सर? हाँ, ऑब्जेक्ट एक ही, अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है वो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है बेटा, ये भी ध्यान रखना। और हम यहाँ मान के चल रहे हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसी शीट, ऐसा नहीं है कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, ऐसा तो हमने बोला नहीं ना। हम इसको यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, चलो। ओके सर। तो ये मास समझ में आया? इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊं ना, ताकि स्पेस मिल जाए मुझे समझाने के लिए। ठीक है? तो यानी कि मैं ऐसे कर सकता हूं सिंपली। अब यहां से दोबारा से इस डायग्राम को बनाता हूं आपको दिखाने के लिए। अब जो मैं आपसे पूछूं आप मुझे बता देना। ये पूरी डिस्क है, इसका मास कितना लिया था मैंने भाई? बताओगे जरा एक बार? m, यही लिया था ना? इसका रेडियस कितना लिया था बच्चों? रेडियस कितना लिया था? r। और क्या मेरे पास एक और मास है यहाँ पे? याद करो, क्या मेरे पास एक और मास है यहाँ पे? है या नहीं है? एक और मास है, पर ये नेगेटिव मास है या पॉजिटिव है? ये दिख रहा है कलर या नहीं दिख रहा? कैसे दिख रहा है? दिख रहा है या? येलो ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से नजर आ जाएगा, है ना? तो इसके पास भी मास है, पर इसका मास कैसा है? नेगेटिव है। तो इसका मास कितना आया आपका? m/4 आया, है ना? माइनस m/4 आया। और आपको पता है अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या दो? क्या बोलोगे, एक ऑब्जेक्ट है या दो? मैंने बोला था दो ऑब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव मास के साथ, एक नेगेटिव मास के साथ। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वही यूज करना है जो आपको पहले पता है। तो आप बड़े वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा मुझे ये बताओ। पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां था? पूरी डिस्क का सेंटर पे। तो आप बोलोगे सर डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यहां था। मैं इसको ओरिजिन मान लूं, 0,0 मान लूं कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सर यहां था। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? नेगेटिव मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बता सकते हो कहां होगा? r/2। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कहां होगा बोलो? r/2,0, मतलब आपके, है ना? r/2,0, यही ना? ठीक है ना? तो मतलब आपके सिस्टम में यही दो मास तो बचे बेटा। एक मास आपके पास m है, एक मास m/4 है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है और इसके कोऑर्डिनेट r/2,0 है। तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? तो आप मुझे एक्सीएम बता सकते हो? फॉर्मूला तो आपके सामने ही है। एक्सीएम का फॉर्मूला कितना होगा? जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो, कितना होगा? m × 0, है ना, प्लस माइनस m/4 इंटू क्या कोऑर्डिनेट है इसके? r/2 और डिवाइड बाय टोटल मास, यानी कि m माइनस m/4 होगा नीचे, है ना? m प्लस माइनस m/4 यानी कि m माइनस m/4। कितना आ जाएगा? आप इसको सॉल्व करो, देखो ऊपर से आ जाएगा माइनस mr डिवाइडेड बाई 8। ये देखो माइनस mr डिवाइडेड बाई 4 × 2 8। ये तो जीरो में चला गया ना? 0, माइनस r/6। एग्जैक्टली। तो यहां से नीचे आ जाएगा 3m/4। आप इसको सॉल्व करो, 4 को इससे काटो 2 टाइम्स, m से m कैंसिल करो, ये आ जाएगा माइनस r/6। यानी कि सुनना बड़े ध्यान से, यानी कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई करेगा? पीछे करेगा। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता है, पर वो दोनों पॉजिटिव मास होते थे। क्योंकि ये नेगेटिव मास है इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास यहां भी हो सकता है ना? और आपको पता भी है ना,
अरे आपने तो पहले ही कहा था कि सर इसका सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ खिसकेगा, तो कितना पीछे खिसक गया बताओ, कितना पीछे खिसक गया आपका सेंटर ऑफ मास? r/6 पीछे चला गया, है ना। माइनस का मतलब क्या हुआ, वो पीछे चला गया। माइनस सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपने यहाँ 0,0 कोऑर्डिनेट लिए ना, यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, -r/6 होगा। एक्चुअली तो सेंटर ऑफ मास कितना पीछे चला गया बताया ना आपको, कितना पीछे चला गया, r/6। समझ में आया है ये? बस करो, यारी दोस्ती ज्यादा निभा रहे हो, गले से हाथ बाहर निकाल लो, क्लास में बैठे हो, ठीक है। वो वाला टॉपिक खत्म हो गया, हम दोनों क्लासमेट साथ रहेंगे वाला। सर -r/6,0 होगा ना उसका सेंटर ऑफ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो मैं सोच ही रहा था कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, वेरी गुड। कहाँ आएगा बोलो, -r/6,0 पे, ठीक है ना, पीछे की तरफ चला गया, एक्स कोऑर्डिनेट शिफ्ट हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं। क्या ये आसान है, आराम से किया जा सकता है, मुश्किल तो नहीं है ना, हो जाएगा ना, एग्जाम में आ जाएगा। यस सर। सर जी बेटा। सर यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका जो रेडियस है वो r/2 है, तो अगर कोई ये ऑब्जेक्ट का रेडियस है वो r/2 के अलावा कुछ और होता, अगर यहाँ पे तो सेंटर तक आ रहा है उसका, हाँ, बड़े फिर वाले के center तक, फिर क्या करते थे फिर और हाँ भी कराएंगे, बिल्कुल आप ही को करवाऊंगा, आप ही से करवाऊंगा भी, क्वेश्चन आएंगे उस पर भी, टेंशन मत लो, ठीक है, वो वाला भी करवाऊंगा, आप ही आंसर बताओगे उसका, ठीक है ना। रिमोट कह रहा हूँ, माइक अपने हाथ में रखना बेटे, सही पूछ लिए हो तुम क्वेश्चन। अब बताओगे तुम इसी में। चलो पहले ये नोट कर लिया सभी ने, एकदम सुस्त राम है, आधे बच्चे ऐसे आराम आराम से लिखते हैं। अबे क्या निखारते रहते हो, क्या घुमाते रहते हो क्या वर्ड्स को, जल्दी लिखा करो भाई, पिटाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। आराम आराम से लिखते रहते हैं, क्या ए को 3-4 बार घुमा देते हो क्या ऐसे ऐसे लिखते हुए हैं? ये जानबूझ के तो हीरे तो नहीं लिखते तुम लोग कि चल यार आराम से लिखेंगे, कम पढ़ाएंगे सर, कम आएगा एग्जाम में, टेस्ट में कम आएगा। अबे तो नीट में तो उतना ही आएगा। फिर बाद में कहोगे पढ़ाते पढ़ाते थे नहीं। पढ़ लो भाई, जल्दी लिखा करो थोड़ा। अब तो मैं टाइमर सेट कर दिया करूंगा, इतनी देर में लिख लिया, नहीं तो बाद में लिखो। टाइप तो बड़ी जल्दी कर लेते हो तुम चैट में, तब तो तुम बड़ी धीरे नहीं लिखते, तब तो बहुत जल्दी जल्दी टाइप होता है तुमसे। सर जल्दी स्लाइड पलट देते हैं, सर आधे क्वेश्चंस नहीं कराते हैं, सर सही भी पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हमें नहीं पता, ऐसे ऐसे कमेंट्स भी पढ़े मैंने। वहां तो बड़ी स्पीड चलती है, यहां नहीं चलती, यहां लिखते टाइम बड़ी दिक्कत होती है सर। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं हम। अब चलो मुझे ये बताओ फटाफट, अगर वही वाली डिस्क वाला क्वेश्चन है, यही सेंटर है, इसका मास कुछ m है, इसका कुछ रेडियस r है भाई। मैंने अब आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, मैंने बोला कि भैया इस बार कट ना यहां से किया है मैंने, इस बार मैंने कट यहां से किया है, तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट करेगा और कितना करेगा, जल्दी से बोलो। नीचे शिफ्ट करेगा, और कितना नीचे शिफ्ट करेगा, r/6 ही करेगा, बस नीचे शिफ्ट करेगा, है ना। आपको कैसे नीचे करेगा तो उतना ही ना सर, शिफ्टिंग थोड़ा बदल जाएगी, नीचे करेगा सर, है ना। अगर आप सर इसको ओरिजिन बोल रहे हो, तो आप लिख देना 0, -r/6 ऐसे लिख दोगे, है ना। यस सर, पक्का। चले, अच्छा ये बताओ मुझे, वैसी ही डिस्क है, पूरी डिस्क का मास हमने मान लिया, रेडियस हमने r मान लिया, और फिर मैंने आपसे एक चीज पूछी, मैंने आपसे बोला कि मैंने भैया एक यहां से कट कर दी है और एक नीचे से कट कर दी है, अब कहां शिफ्ट होगा सर? नो चेंज, क्योंकि इसको कट करने से नीचे शिफ्ट हुआ था, इसको कट करने से उतना ही ऊपर शिफ्ट हुआ था, तो अभी कहां रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास, एट 0, 0। क्या वहीं रहेगा? अरे समझ में आ रही है ये बात? यस सर आ रही है। एक ऊपर से कट कर दी, एक नीचे से कट कर दी, फिर तो सिमेट्रिक है ना, फिर तो सेंटर पे ही आ जाएगा ना, दोबारा से ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही आ जाएगा ना, पक्का। देख लो, चलो भाई तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। अच्छा हटा रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं ना। अच्छा चल, कुछ पूछना है पूछो, बोलो। सर यहाँ पे आपने शिफ्टिंग किया है ना, तो सर आप शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला तो सर
अरे नहीं 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 बेटे, शिफ्ट का मतलब हर बार वो थोड़ा होता है, वो शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन अलग था, वो ये शिफ्टिंग वाला था किसी चीज को मूव करते हैं, यहाँ मूव नहीं कर रहे। यहाँ शिफ्ट का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास पीछे चला गया, इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पीछे खिसक गया। हम ये नहीं कह रहे कि ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किए, जो आप शिफ्टिंग वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हो वो था, एक ऑब्जेक्ट को लेफ्ट ले जा रहे हैं, एक को राइट ले जा रहे हैं, वो अलग चीज थी। यहाँ शिफ्ट का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास पीछे चला गया तो कितना चला जाएगा, ठीक है ना? ओके सर वो माइनस एम बाई फॉर्मूला थोड़ा समझ में नहीं आया। क्यों? फॉर्मूले में क्या हो गया? m1 x1 m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले में कौन सी दिक्कत आ गई भाई आपको? एक ही तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है? m1 x1 प्लस बोलो m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अरे बेटा ये रहा इसका m, ये रहा x, ये रहा इसका m, ये रहा x, इसमें क्या दिक्कत है? निकाला है, मेरे को लगा शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला इसलिए पूछे थे। ए पिटाई होगी तुम्हारी भी, है ना? आ रहा हूं मैं अभी, कौन से सेंटर में उधर बंगा, ठीक है ना? बच के रहना, ठीक है? वो m/4 कैसे हुआ? कौन है? जरा खड़े हो जाइए बच्चा जिसने पूछा भी ये सवाल। अभी इसको मैं यहाँ मुर्गा बनाता हूँ। मुर्गा बन जा तू बेटे फटाफट। अभी पूरा डिराइव कराया था पीछे, घूम फिर के पता नहीं कहाँ कहानी। अबे यार पूरा बताया था यार। देख मास डिवाइडेड बाय पूरे सर्कल का रेडियस और एरिया, ये रहा ना देख m/r², और यहाँ m डैश बाई पाई r²। फिर प्रूफ भी किया था यहाँ m डैश m/4 होगा। हाँ किया था ना? हाँ सर। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? गजनी। 2-2 मिनट में भूल जाते हो भाई, हैं? ठीक है बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, खड़े हो गया अभी भी, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी डांट सुन लिया कर। हाँ बेटा आप बोलो, आप क्या कह रहे थे? सर इसको मोमेंट ऑफ मास से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ मास से? वो क्या होता है? सर आपने बताया था ना एक बार m1r1 इज इक्वल टू m2r2 सर, दो सिस्टम के लिए। वही तो है फॉर्मूला। तो किस चीज के लिए, किसकी बात कर रहे हो? मास निकालने के लिए कह रहे हो या किसके लिए कह रहे हो बेटा? सर ये स्लाइड के लिए जहां आपने इससे पहले वाले स्लाइड में, इस स्लाइड में। हाँ ये सर आपने एक बार बताया था कि सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग m1r1 इज इक्वल टू m2r2 होगा। तो अगर इसको दो बॉडी कंसीडर कर ले, एक का मास m/4 दूसरे का 3m/4। हाँ एक्चुअली तो देखो अल्टीमेटली फॉर्मूला वही आ गया, क्योंकि हमने ओरिजिन पे माना हुआ है ना। देखा जाए कुछ वैसा ही आ गया है, बट एक्चुअली यहाँ सिस्टम का मास भी कम हो गया, m - m/4 हो गया है ना। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये आप इस मास को 3m/4 को इससे लिख दो। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप डिस्क का मास निकाल रहे हो। आप ये कह रहे हो जो आपने डिस्क कट करने के बाद मास की बात कर रहे हो 3m/4, वो वाली बात कर रहे हो ना आप, है ना? डिस्क कट करने के बाद आप ये कह रहे हो कट करने के बाद जो मास बचेगा वो 3m/4 होगा। तो सर आप 3m/4 को इससे मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस इनटू दिस। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आपको जैसे इजी लगे बेटा, ठीक है? चलो बेटा अब एक मुझे सिंपल सी बात बता दो। अब हम क्या करते हैं? अब हम दोबारा से शीट का मास, अच्छा शीट का मास मैंने 5m ले लिया, ठीक है, और जो रेडियस है वो 3r ले ली, है ना, और यहां से इसको कट कर दिया। क्या ये क्वेश्चन कर लोगे? मैं होमवर्क में दे रहा हूं, अभी नहीं करने दूंगा मैं। ये होमवर्क में करना है, सोचना है इसके बारे में आपको। क्या आप मुझे बता दो कि कितना पीछे हो जाएगा? सोचना है इस बारे में, अभी नहीं करना है, बस लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। और क्वेश्चन लिखने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी से। कि सर ने ना शीट का मास यहाँ 5m दे दिया था और जो रेडियस थी 3r दे दी थी, और फिर सर ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये कितना पीछे चला जाएगा, सेंटर ऑफ मास कितना खिसक जाएगा पीछे। सर ने ये क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर आपको बाद में सोच के बताना है। होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आया तो इसका आंसर कर लोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ रहे हैं। लिख लिया ना, बना लिया ना डायग्राम? मैं आगे बढ़ रहा हूं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में भाई। ठीक है चलो। अब जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर डिस्क का मास m है और इसका रेडियस r है, बट मान लो कि सर हमने ना अलग रेडियस का कट किया है। अब आप ऐसे भी कट कर सकते हो, सर यहां से हमने कट किया है कुछ r/4 रेडियस का, है ना। जो हमने यहाँ रिंग कट किया है इसका रेडियस कितना है? r/4। तो पहले तो सभी बैठ जाओ करने के लिए, मुझे ये बताओ इसका मास कितना होगा, जल्दी से बता दो। ये कट किया आपने, इसका मास कितना होगा? मैग्नीट्यूड बता दो, नेगेटिव तो आप लोगे। इसका मास कितना होगा? इसका रेडियस r/4 है, m/8 m/4 m/8 गलत आ रहे हैं दोनों आंसर। m/16 होगा, 16 होगा। आप डायरेक्टली बताऊं, एक सिंपल ट्रिक बताऊं। जब रेडियस r/2 था तो m/2 का स्क्वायर आ गया था। अब
यहाँ रेडियस r/4 है तो m/r/4 का स्क्वायर यानी कि m/16 आएगा। जो भी नीचे होता है उसका स्क्वायर होता है बेसिकली। अगर ये मैं दे देता r/3 तो कितना आ जाता m/9। अगर मैं दे देता r/5 तो आ जाता m/25। आया समझ में? शॉर्टकट भी समझ में आया? आप ऐसे भी देख सकते हो। यस सर। है ना? ये ज्यादा आसान है ना सर? ये ज्यादा आसान है सर, ऐसे याद रखेंगे। तो इसका मास कितना आएगा जल्दी से बोलो, बताओ मुझे कितना मास आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? कैसा मास आएगा इसका? नेगेटिव। कितना ले इसका? m/16 लिख सकते हैं ना, m/16। ठीक है ना? अब आप जानते हो, आप यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लोगे बोलो? 0,0। और इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो? जो आपने कट कर दिया इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बोलो? r/4,0 है ना? इसके कोऑर्डिनेट्स भी तो चाहिए ना, r/4,0। यानी कि आपके पास दो मासेस हैं, एक 0,0 पे m मास है और एक r/4,0 पे कितना है बोलो? -m/16 है। क्या मुझे एक्सीएम बता दिया जाएगा यहाँ से? इसका आंसर बता दो, नहीं तो बहुत पिटाई होने वाली सर है। r/60। ठीक है, r/16 आ रहा है क्या? चेक करो सभी, चेक करो। r/60। 60 यस सर। ओके, चेक करो सभी बच्चे, यही आ रहा है? सभी चेक करो। बहुत सिंपल है, देख के पता चल रहा है। ये तो m इंटू 0 हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा? -m/16 इंटू r/4 और डिवाइडेड बाई टोटल मास m - m/16 है ना? तो कितना आ जाएगा? देखो 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 देखो, ऊपर कितना आ जाएगा? -mr/64 है ना? यही आ जाएगा -mr/64 और यहां से आ जाएगा 15m डिवाइडेड बाय 16 और 16 ये 4 टाइम्स चला जाएगा और m से m कट जाएगा, बिल्कुल -r/15 इंटू 4 यानी कि 60 आ जाएगा। 60। तो ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा। कितना कितना कोऑर्डिनेट आएगा? -r/60, 0। सर अगर एक को हम एक्स एक्सिस में और एक को वाई एक्सिस में कट करेंगे तब कैसे आएगा सर? फिर आपको उसके भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे बेटा। फिर आपके वो अभी हमारी 2 बॉडी सिस्टम बनी ना बेटा, समझ रहे हो? अभी एक बॉडी मेरी पूरा डिस्क था, एक बॉडी ये मास की थी। मान लो उसने बोला कि सर यहाँ से भी कुछ कट कर दिया, ऐसे दे दिया सर यहाँ से भी कुछ कट कर दिया, तो आपको इसके भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। मतलब एक्सियम में m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी कि मुझे इसके भी पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, है ना? और उसको भी लिखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बस वो 3 बॉडी बन जाएगा। और फिर इसमें YCM भी निकालना पड़ेगा। इन दोनों की वजह से तो कोई YCM नहीं आएगा, बट इससे तो आ सकता है ना YCM, है ना? अगर मैंने यहाँ से कट कर दिया, मतलब मान लो जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि r/4 का यहाँ कट किया, तो आप पहले तो इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे 0, r - r/4 यानी कि 3r/4 -3r/4, यही कोऑर्डिनेट होंगे ना? ठीक है ना? और इसका मास भी कितना होगा आप जानते हो? इसका मास भी कितना होगा? -m/16। फिर जब आप एक्सीएम का फॉर्मूला लोगे तो m10 -m/16 इंटू r/4, और इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और नीचे पर आपके पास टोटल मास कितना आएगा? -m/16 भी आ जाएगा, है ना? फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। ऐसी वाई कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी यहां से हटा दो ना ये चीज, हटा दो, ये मिटा दो ना ये चीज। ये समझाने के लिए बताई थी जस्ट मैंने। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करता नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं इस उम्मीद के साथ कि हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, और कोई बच्चा अगर चाहे तो स्कोर चेक करके मुझे बता सकता है, अगर आपको मन कर रहा है तो। बट उसके बाद कोई मैच नहीं देखेगा। आउट हो गया सर, और सुपर की हुई। बहुत बढ़िया, मत ही बताओ मुझे, मैंने कुछ नहीं सुना। ठीक है, बंद कर दो इंटरनेट पैक, बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दो। सर लग रहा है फोन बंद करना पड़ेगा। हाँ, ये खिड़की खुली हुई है, बाहर फोन फेंक दो अपना उठा के, किसी काम का नहीं है। ठीक है, 71 on 4। मत बताओ यार, मत बताओ, दुख होता है। ठीक है, दिल टूट गया। ओके, फोन भी टूटेगा। चलो ठीक है, नोट कर लिया। मैथ्स की बातें खत्म, सब्जेक्ट की बातें चालू। सर ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, इसका तो कुछ बचा ही नहीं, इसका आंसर तो आपको वैसे ही समझ में आ गया यार।
बता दोगे इसका आंसर? क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर बता दो। ये तो कर चुके हो, ये क्वेश्चन तो कर चुके हो, अब तो बता दो, देख के जो बता आपने दो। क्वेश्चन समझाया मुझे ठीक से समझ में नहीं ऑप्शन आया। 4 सर। R/6 आएगा सर। R/6 पीछे की तरफ R/6 हाँ शिफ्ट सर, करेगा, R/6 सही ठीक है ना, पीछे की तरफ वो R/6 शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड R/6 शिफ्ट करेगा, ये मैंने Yes, पहले बता sir. दिया था। भी तो होना चाहिए ना, हाँ जी, माइनस। नहीं उसने बस पूछा है कितना शिफ्ट होगा, द वैल्यू ऑफ x, उसने बोला है द सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग डिस्क लाई ऑन द डायमीटर ऑफ डिस्क एट अ डिस्टेंस x टू द लेफ्ट, उसने बोला है x डिस्टेंस लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है, तो ये x डिस्टेंस बता दो, तो x डिस्टेंस मेरा R/6 हो गया, है ना, सिंपल। थैंक यू सर। ठीक है ना, लेफ्ट तो लिख ही दिया ना उसने, फिर अब नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं उसने। ठीक है, ओके, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि अब सेंटर ऑफ मास क्या हिलता भी है, ये तो हम जानते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है, तो अब हम यही पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होता है, सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट कैसे होता है, इस पे चर्चा करेंगे। यानी कि अब आप ध्यान से देखना बेटा, यहां से देखना, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां है बेटा, एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, यहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स भी हमने देखे थे, है ना, हमें पता है, मान लो इसके कुछ कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1, हमने ऐसे देखा था ना, इसके कोऑर्डिनेट थे, इसके x2, y2, z2, इसके x3, y3, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स थे, तो हमने उसका सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था। अब हमें यहाँ कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखने, क्योंकि हमें पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा, मैंने मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो मैंने मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं क्या होंगे, XCM, YCM, ZCM, ये हम पहले से जानते हैं और हमें XCM, YCM, ZCM निकालना आता भी है, जानते हो ना, हमें XCM, YCM, ZCM निकालना आता भी है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे अगर ये सारे ऑब्जेक्ट रुके हुए हैं, अगर सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा, वो भी रुका होगा। सुन लो पहले मेरी बात ध्यान से, बैठ जाओ एक बार सीट पे अपनी, सेटल हो जाओ, सुनो ध्यान से, अगर सारे मासेस रेस्ट पे हैं, कोई मास अपनी जगह से नहीं हिल रहा, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है, वो भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा। बट अगर ये वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, मान लो इसका मास मेरा m1 है, ये इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी v1 से, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसका मास मेरा m2 है और ये इधर की तरफ जा रहा है किसी वेलोसिटी से v2 से, इसका मास मेरा m3 है और ये जा रहा है किसी वेलोसिटी से, इधर जा रहा है v3 से। अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अलग अलग तरीके से वो मूव कर रहे हैं। सपोज यहाँ कोई इसका मास mn ले लेता हूं और ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है, किस वेलोसिटी से, vn, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर सकता है और उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि मेरा सेंटर ऑफ मास भी मूव कर सकता है और उसकी वेलोसिटी को हम VCM कह रहे हैं। VCM का मतलब क्या है बेटा, V1 का मतलब है इसकी वेलोसिटी, V2 का मतलब है इसकी वेलोसिटी, V3 इसकी, V4 उसकी, V5 इसकी, Vn उसकी, और VCM का मतलब है जो सेंटर ऑफ मास है वो भी मूव कर रहा है। VCM इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका सीधा सीधा आप फॉर्मूला लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर टिल कहां तक जा सकते हैं, mn vn वेक्टर, और डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 प्लस टिल mn। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला है। पहले सुनो ध्यान से, ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का है। पर सवाल करते टाइम इस फॉर्मूले की जगह एक और फॉर्मूला जो यूज करेंगे जो आसान होगा, है ना, एक और फॉर्मूला हम उसको यूज कर सकते हैं, वो इससे आसान है, ठीक है ना। आप सोच रहे होगा कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे है, तो ये फॉर्मूला इसी से आया है, जैसे कि हम RCM लिखते थे, याद है, RCM का हमने फॉर्मूला पढ़ा था m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर टिल सारे वेक्टर्स का सम यानी कि mn rn वेक्टर, है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसी इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम से, तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा VCM, R1 का डिफरेंशिएशन बन जाएगा V1, R2 का डिफरेंशिएशन बन जाएगा V2, ऐसे ही Rn का डिफरेंशिएशन बन जाएगा Vn। तो यहीं से आया, इसी इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो, अगर इसी इक्वेशन को आप क्या कर देते हो, डिफरेंशिएट कर देते हो टाइम से, ठीक है ना, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम से, तो RCM से VCM का फॉर्मूला आराम से बन जाएगा। बट कैलकुलेट करते टाइम किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो ऐसे मत करना है, ऐसे करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये फॉर्मूला याद रखना है जरूर, बट करने का तरीका क्या है
हम याद रखेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ मास है, अगर वो मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, यहां देखो, अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो आप कहोगे सर इसकी कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी होगी, कुछ इसकी वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में भी होगी। क्या ये बात बहुत सिंपल है समझनी? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी हर डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है ना बेटा। तो हम कह सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है सर, कुछ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी हो सकती है, और कुछ वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में भी हो सकती है। यानी कि आप याद रखना वीसीएम के लिए हम बोल सकते हैं ये इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आई कैप, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जे कैप, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में के कैप, और वीसीएम एक्स, वीसीएम वाई और वीसीएम जेड का हम फॉर्मूला याद रख लेंगे। वीसीएम एक्स का मतलब क्या होगा अगर हम ध्यान से देखें, इसका मतलब होगा पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में प्लस इसकी जो एक्स डायरेक्शन में प्लस इसकी जो एक्स डायरेक्शन में, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबकी सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम बोलेंगे पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, यानी कि v1x प्लस v2x प्लस v3x टिल vnx, ठीक है ना, टिल vnx डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, m1 को भी मल्टीप्लाई करना, सॉरी m1 को तो भूल ही गए, है ना, m1 मल्टीप्लाई बाय v1x प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v2x टिल mn मल्टीप्लाई बाय vnx डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 टिल mn। और ऐसे ही अगर आप VCM-Y की बात करोगे तो इसका मतलब होगा m1 v1y प्लस m2 v2y टिल mn vny डिवाइडेड बाय टोटल मास। और जिसको भी अभी भी ये फॉर्मूला समझ नहीं आया वो क्वेश्चन का इंतजार करे, क्योंकि क्वेश्चन देख के ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है देखने में ऐसे लग रहा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और जब आप क्वेश्चन देखोगे आप कहोगे सर ये तो आसान है, ठीक है ना। कहने का मतलब है वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की अगर आपको निकालनी है पहले आप एक्स डायरेक्शन की अलग से निकाल लो, वाई डायरेक्शन की अलग से, जेड डायरेक्शन की अलग से निकाल लो, एक्स वाले के साथ आई कैप लगा दो, वाई वाले के साथ जे कैप और जेड वाले के साथ के कैप। क्वेश्चन देखना तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि फॉर्मूला कभी कभी इतना लंबा हो जाता है ना कि समझ ही नहीं आता ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, बट जब सवाल आता है तो ईजी होता है वो। देखो अभी एक सवाल आएगा और आपसे इजीली हो जाएगा, जैसे मैं समझाऊंगा आपको इजी समझ में आ जाएगा, बस अभी आप लिख लो। सर जी बेटा। सर जो आप सेकंड में जो फॉर्मूला लिखे हैं ना सर, उस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन सर करा दीजिएगा ना अभी मुझे। करा रहा हूँ बेटा, अभी करा रहा हूँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ आप इसको लिखो तो मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। आप एक बार इसको लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूले से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, मतलब क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से ये फॉर्मूला क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला कह क्या रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना देखने में, पर इतना मुश्किल है नहीं, देखने में लग रहा है पर है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये नोट कर लिया बेटा, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट, हो गया। अब देखो क्वेश्चन देखो, यस सर। ठीक है ना। पहले मैं एक बार इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, रुक जाओ, पहले एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, अरे कहाँ गया यार क्वेश्चन, अरे ये रहा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ठीक है, ये वाला भी नहीं है, कहाँ गया यार वो, रुको मैं इसमें बना देता हूँ क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ गया, नीचे चला गया वो क्वेश्चन कहीं, आजा 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 इधर आजा, कहाँ गया, यहाँ, चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से रिलेटेड बनाता हूँ पहले, ठीक है। मान लो आपको कुछ मासेस दिए गए हैं, सपोज एक मास दिया गया है ना, इसका मास है m1, क्वेश्चन में दिया गया है m1 आपको 2 kg है, और इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है v1 वेक्टर, और ये हमें दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, इसका मास m2 है, और m2 हमें दे रखा है 1 kg का, और इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें v2 वेक्टर दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये दे रखी है।
ऐसे ही एक और मास दिया, मैं 3 मासेस के लिए क्वेश्चन कर देता हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 के लिए कर लेते हैं। मान लो ये हमें दे रखा है अगेन 2 किलोग्राम का, और इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, ये हमें दे रखी है जे आई कैप प्लस 2k कैप, ये दे रखी है। ठीक है, ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की आप वेलोसिटी निकाल लो। तो क्या करना है, मैंने आपको बोला था पहले आप इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लो, फिर वाई की और फिर जेड की। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट नहीं निकालते थे, जैसे एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम निकालते थे, वैसे ही यहां भी करना है। यानी कि आप सबसे पहले यहां से वीसीएम निकाल लो एक्स डायरेक्शन में। तो आप सिर्फ ये देखो इसका मास कितना है 2 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, बताओ एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कितना है वेलोसिटी का 2, तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हो m1 v1, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, है ना, यही आ जाएगा, समझ में आ रहा है। m1 Yes, sir. और v1 का x कंपोनेंट वो कितना है बेटा 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस m2 कितना है हमारे पास बच्चे 1, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है यहां से जल्दी से बताओ मुझे देख के, -1, यानी कि 1 इंटू -1 प्लस m3 v3 देख के बताओ यहां से सभी, m3 कितना है हमारे पास बोलो 2, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना नजर आ रहा है आपको इसमें 1 है ना, ये रहा ना आई कैप है ना, तो 1 है, तो आप बोलोगे सर यहां से आ जाएगा 3 इंटू 1 और डिवाइड बाय टोटल मास कितना है बच्चों, टोटल मास कितना हो जाएगा 2 into 1 ना प्लस 2 प्लस 1, सर। अच्छा 2 सब इंटू पे 1 है, 2 सॉरी, into 1 अच्छा इसका 2 है, इसका मास 2 है, मैंने m3 देख लिया, 2 इंटू 1 और टोटल मास कितना है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 2, कितना मास है टोटल 5, तो ये कितना आ जाएगा जल्दी से देखो 2 इंटू 2 -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 -1 5 बाई 5, यानी कि कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। और अगर हम ध्यान से देखेंगे क्या ऐसे ही वीसीएम वाई नहीं निकाल सकते आप, बताओ फटाफट जल्दी से बोलो, वीसीएम वाई के लिए मास कितना है मेरा m1 हो गया 2 और इसका वाई कंपोनेंट दिख रहा है आपको, v1 का वाई कंपोनेंट कितना है जल्दी से बोलो -3, है ना, यानी कि क्या लिखूं 2 इंटू -3, फिर क्या करूं प्लस m2 पे आ जाओ, कितना मास है 1 और इस यहाँ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है 3 प्लस 3, यानी कि मैं लिख सकता हूं 1 इंटू प्लस 3 प्लस तीसरे मास पे आ जाओ, यहाँ पे कितना है m3 कितना है 2 kg, और y कंपोनेंट दिख रहा है क्या आपको, यहाँ नहीं है, नो सर, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है 0, यानी कि तीसरा आपके पास आएगा ही नहीं, 2 इंटू 0 हो गया ये, और डिवाइड बाय टोटल मास 5, तो कितना आया बोलो, ये कितना आया -6 प्लस 3 5j कैप, है ना, कितना आ जाएगा -6 प्लस 3 कितना होता है -3 हो गया ना, -3/5 मीटर पर सेकेंड। बेटा देखो ना 2 इंटू 3 -6 प्लस 3 प्लस 0, तो -6 प्लस 3 -3 डिवाइडेड बाय 5, ऐसी बीसीएम का z यार अब आप कर सकते हो यार, इतना तो अब इजी है। 2 इंटू कितना आएगा बोलो 4, ठीक है, प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 प्लस तीसरा कितना आएगा जल्दी से बोलो 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 5, तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हो यहां से 8, है ना, -2 कितना होता है बोलो 8 -2 कितना होता है 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप मैं वीसीएम वेक्टर लिखूं बता सकते हो ना, आप बोलोगे सर उसका x कंपोनेंट है 1 यानी कि 1 आई कैप, y कंपोनेंट है -3/5 यानी कि -3/5 j कैप और प्लस 2 k कैप। ठीक है, जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ थोड़ा जल्दी नोट करना, क्योंकि मैंने बहुत आराम आराम से तसल्ली से एक एक स्टेप समझाया। देखो फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, पर आंसर बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा बेटा।
डन? मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। आगे बढ़ जाता हूं बेटा, मैंने बहुत आराम आराम से भी Done, sir. धीरे धीरे समझाया है ये, है ना, तो हम थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ेगा ना। नोट कर लेना इसको, अगर रह भी जाए कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है ना? आइसोलेटेड सिस्टम में मैं ऐसे मान लेता हूं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट अस से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास ये मेरी दो बोटल्स हैं, वाटर बोटल्स हैं, दिख रही हैं आप लोगों को, है ना? आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशन फोर्स से, ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे की तरफ आ रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ब्लू वाली पे जो फोर्स लगा है वो इस ब्लैक वाली की वजह से लगा है, और जो ब्लैक वाली पे फोर्स लगा है वो इस ब्लू वाली की वजह से लगा है। यहां देखो ध्यान से, इधर उधर मत देखो भाई, अरे यहां हम भी खड़े हैं, हमें देखो थोड़ा ध्यान से, भूल जाओ आसपास क्या हो रहा है, ठीक है ना? हाँ हाँ, यहाँ देखो। चलो, मैं कह रहा हूं मेरे सिस्टम में दो ही ऑब्जेक्ट है, आइसोलेटेड है, मतलब इनके आसपास क्या है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आपको भी आइसोलेटेड हो जाना चाहिए। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे आपको और आपको मुझे ही देखना है। फील आइसोलेटेड, आसपास क्या हो रहा है, मैच चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे। ऐसे ही ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये आइसोलेटेड है, इन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो अगर ब्लू वाला देखा जाए वो ब्लैक वाले को खींच रहा है, जो ब्लैक वाला है वो ब्लू वाले को, मान लो ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे? ये वाला पर्पल वाला इसको ब्लैक वाले को खींचेगा, ब्लैक वाला पर्पल वाले को खींचेगा, और ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे बाय ग्रेविटेशन फोर्स। तो ऐसे सिस्टम को ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे लगता है। वेरी गुड, ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे लगता है, वो अर्थ का ग्रेविटेशन है बेटे। उसमें आप अर्थ को एक मास मानते हो और बोतल को दूसरा, तो अर्थ इसको नीचे खींचती है और बोतल अर्थ को ऊपर। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये तो एक दूसरे को खींचेंगे ना, आया समझ में? ठीक है ना? ग्रेविटेशन फोर्स बिल्कुल नीचे लगता है, पर वो अर्थ का होता है। पर मैंने क्या बोला, आइसोलेटेड है। ये भूल गए कि इन पे अर्थ भी कोई फोर्स लगा रही है। अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है? भूल जाओ अर्थ पे खड़े हैं, है ना, ये दोनों भूल गए, तो ये एक दूसरे को खींच रहे हैं भाई ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है ना? ठीक है, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं, ठीक है? ओके चलो, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स से खींच रहे हैं, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। ऐसे सिस्टम में क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आसान होता है पर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एजर्शन रीजन का भी सवाल बनता है यहां से, ठीक है? सो आप देखो, एक मास m1, दूसरा मास m2, m1 को m2 खींच रहा है अपनी तरफ और m2 को m1 खींच रहा है अपनी तरफ। तो जो फोर्स इस पे लग रहा है आगे की तरफ वो F होगा, उतना ही फोर्स इस पे पीछे की तरफ लग रहा होगा, इसलिए मैं इसको -F कह रहा हूं। तो कोई मुझे बताएगा टोटल फोर्स क्या हो गया आइसोलेटेड सिस्टम में? टोटल फोर्स बोलो बोलो, टोटल फोर्स कितना हो गया आइसोलेटेड सिस्टम में? 0 हो गया, है ना? यानी कि आप कह सकते हो सर नेट फोर्स जो हो गया ना आइसोलेटेड सिस्टम में, वो कितना हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा सर, क्योंकि वो F प्लस -F होगा, यानी कि जितना आगे लग रहा है उतना ही पीछे लग रहा है। तो सिस्टम का नेट फोर्स, सिस्टम की बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, वो 0 होगा। और ऐसे केस में क्या होगा, आपने पढ़ा है ना, नेट फोर्स को हम बोलते हैं मास इनटू क्या होता है बोलो? एक्सेलरेशन। मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन किसका? सिस्टम का। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का बोलो, है ना? क्योंकि पहले ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स होता है वो एक्सेलरेट उसके सेंटर ऑफ मास को करता है। तो यानी कि आप बोलोगे ACM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो अगर नेट फोर्स 0 हो गया, अगर आपके सिस्टम का नेट फोर्स 0 हो गया, तो आपका ACM भी क्या हो जाएगा यहां से, क्योंकि मास तो 0 है नहीं, तो ACM क्या हो जाएगा आपका बोलो? 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सबको चमक रही है? ये बात क्लियर है? यस सर। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का हमेशा 0 रहेगा। इसको लिख लो, आइसोलेटेड सिस्टम में नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। दो बातें जरूर लिख लो, लिखो, अभी लिखो, जल्दी लिखो, सब दिख जाने चाहिए मुझे लिखते हुए, बाद में कोई नहीं कहेगा सर टाइम दे दो, बिल्कुल नहीं, लिखो। आइसोलेटेड सिस्टम में नेट फोर्स 0, आइसोलेटेड सिस्टम में नेट फोर्स 0, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0। वो तो यहीं से दिख रहा है ना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 आ गया सर, इससे बढ़िया बात क्या होगी? अगर आप में से किसी को शक है कि सर ऐसा नहीं हो सकता, सर ये तो धोखा है, ऐसा नहीं है, कि सर
ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें, आपने वीसीएम का फॉर्मूला पढ़ा है, यहां देखो जरा, अगर आप वीसीएम के फॉर्मूले की बात करो तो हम वीसीएम के फॉर्मूले को ये लिख सकते थे, m1v1 प्लस क्या लिखा था बेटा, m2v2 टिल mn/vn डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसे किया था ना, है ना, m2 m3। ऐसे ही एसीएम का फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी ऐसे ही बन सकता है, m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर टिल mn/an वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, जितने भी मासेस हैं। आप ये भी याद रखो, वैसे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये भी है, जैसे वीसीएम का फॉर्मूला तो मैंने लिखवा ही दिया था ना पीछे। अगर आप वीसीएम को डिफरेंशिएट करोगे तो हमें एसीएम मिल जाएगा भाई। इसको डिफरेंशिएट कर दो, वीसीएम को डिफरेंशिएट कर दो टाइम से, डी बाई डी टी कर दो, डी बाई डी टी टाइम से डिफरेंशिएट कर दो तो हमें एसीएम मिल जाएगा। फिर आप में से कोई कह सकता है सर प्रूफ करो एसीएम 0 कैसे आया, एसीएम 0 कैसे आया सर, प्रूफ करो। यहां देखो जरा, एक बार प्रूफ देख लो कि आप कर भी सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। मुझे बताओ, ये वाला ऑब्जेक्ट आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, इस पे फोर्स आगे लग रहा है, यहां देखो, यहां देखो सभी, यहां देखो, ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इस पे फोर्स लग रहा है भाई। मान लो इधर खिसका, ये इधर खिसका, एक दूसरे की तरफ गए तो इस पे एक्सेलरेशन आगे होगा। आपने कहा हाँ सर इसका एक्सेलरेशन a1 होगा। क्या मैं a1 को f/m बोल सकता हूं, हाँ या ना? बोलो, लिख सकता हूं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, f/m1। और ये कहां जाएगा बोलो, इधर जाएगा। इसके एक्सेलरेशन को a2 लिख दूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं -f/m2? बोलो, लिख सकते हैं। अब मैं एसीएम के फॉर्मूले में डाल दूं, देखो क्या आएगा, चलो बताओ। एसीएम का फॉर्मूला m1 इंटू a1 प्लस, दो ही तो मास है ना, m2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब बोलो m1 a1 की जगह क्या डालूं, f/m1 प्लस a2 की जगह क्या डालूं, बोलो -f/m2 और टोटल मास m1 प्लस m2। क्या आंसर 0 आ रहा है? देख के पता चल रहा है? यस सर। देखो, m1 ने m1 को मारा, m2 ने m2 को मारा, तो ऊपर क्या आ गया अगर आप ध्यान से देखोगे, f माइनस f यानी कि 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास, आ गया ना आंसर 0। प्रूफ हो गया ना कि हाँ सर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डेफिनेटली 0 होगा। अब लिख लो, लिख लो, टाइम दे रहा हूं, लिख लो, पर जल्दी लिखना है। ये नहीं कि पहले 2-4 गप्पे मार लेता हूं, सर तो रुक ही जाएंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, भोली भोली शक्ल बना लेंगे, सर प्लीज सर ऐसे करके बोलेंगे तो सर दे देंगे हमें टाइम, है ना, वो नहीं करना है। लिखो फटाफट, मासूम सा चेहरा बना लेते हो, ऐसे रिक्वेस्ट करते हो फिर सर मना नहीं करते। लिख लो, जाओ लिख लो, ऐसे बोल देते हैं। सर जी सर, तो क्या हम लोग कभी भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे सर आइसोलेटेड सिस्टम में? आइसोलेटेड सिस्टम होते ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा। क्वेश्चन क्या आएगा मैं वो बताता हूँ, इससे क्वेश्चन क्या बनता है। ये क्वेश्चन नहीं बना अभी, ये तो बस एजर्शन रीजन आ सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 0, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। हो सकता है कुछ एजर्शन में ऐसे आ जाए, है ना। आपसे मान लो आपको एजर्शन दे, सुनो, मान लो आपको एजर्शन दे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर आइसोलेटेड सिस्टम इज 0, और रीजन में दे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट फोर्स इज 0, तो क्या एजर्शन रीजन सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है ना। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आइसोलेटेड सिस्टम का 0 है, उसका रीजन क्या था, क्योंकि नेट फोर्स 0 था, है ना, और एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स बाय मास ही होगा ना, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन तो बना सकता है ना, बट इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सिर्फ एक हल्का सा ही हिंट दिया, अब इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बनेगा मैं बताता हूं। नोट किया? ओ भैया नोट किया, लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है? क्या ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, हाँ या ना? हाँ। और ये वाला पीछे आएगा? यस सर। मतलब ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है,
इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा क्या, वो मूव करेगा या नहीं? नो सर। सर। क्यों सर। क्यों? मूव नहीं अभी सर एक्सीलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन 0 है। सर मूव कर सकता है। कर सकता है या नहीं आइसोलेटेड सिस्टम में? नहीं करेगा। सर क्यों कर नहीं सकता करेगा? है। करेगा और कर सकता है और नहीं करेगा, दोनों थोड़ा सा स्पष्ट करें, ऐसा क्यों कह रहे हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों लगता है? अच्छा चलो मुझे ये बताओ, क्या मैं ACM को ये लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं ये लिख सकता हूं dVCM/dt, है ना, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ही तो हो गया, है ना, और ये कितना है हमारे पास बोलो? 0 है ना, ये लिख सकता हूं ना, ये क्या है मेरे पास? 0 है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। यानी आप बोलोगे सर जो भी चेंज इन वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में जो चेंज है वो 0 है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसी है बोलो? कांस्टेंट है। अब आप सोचो, जब मैंने आपको सवाल दिया था तो मैंने उसमें आपको क्या बोला था? मैंने बोला था ये मास m1 है और ये मास m2 है, अगर ये इनिशियली रेस्ट पे है तो, ये याद रखना, अगर इफ both of them are at rest इनिशियली, मैं ये इनिशियली कंसीडर कर रहा हूं कि दोनों स्टार्टिंग में रेस्ट पे थे, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 होगी पहले। अगर दोनों ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे थे तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी कितनी होगी? 0। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो आ ही रहा है 0, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की स्पीड 0 थी, वो 0 ही रहेगी। यानी कि सेंटर ऑफ मास अगर आपका इधर था, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, पर सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अपन हिलेगा नहीं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास बोलेगा अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास क्या बोलेगा? अपन हिलेगा नहीं, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 है और सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड पहले थी वही बाद में होगी, और सेंटर ऑफ मास की स्पीड पहले थी कितनी सर? वो रेस्ट पे था, तो बाद में भी कैसा रहेगा? रेस्ट पे। कमाल की बात है सर, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दोनों के पास वेलोसिटी है, पर सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट पे है, यानी दोनों सेंटर ऑफ मास पे जाके टकरा जाएंगे। ये दोनों कहां जाके टकराएंगे? हाँ, सेंटर ऑफ मास पे जाके टकरा जाएंगे। बात समझ में आ रही है? वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है ना। सुनो, यानी कि अगर ये डिस्टेंस है अगर मेरा r1 और ये डिस्टेंस है मेरा कितना बेटा? r2, ये वाला डिस्टेंस है r1 और वाला डिस्टेंस कितना है बोलो? r2। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, सिंपली मैं लिख सकता हूं जो हमारा VCM का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? मास इनटू इसकी वेलोसिटी। मान लो यहां तक आने में इसको टाइम t लग रहा है तो ये भी t टाइम में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं mr1/t प्लस mr2 डिवाइडेड बाई t, और VCM हमारे पास 0 है तो हम लिख सकते हैं यहां से सिंपली m1r1, इसका मास m1 था, इसका m2 था, m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहां से ये लिख सकता हूं m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां से इक्वेशन इजीली बन सकती है m1r1 इज माइनस टाइम्स m2r2। आप कहोगे सर ये माइनस साइन क्या कह रहा है? ये वो ही बता रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट राइट साइड जाएगा तो दूसरा लेफ्ट आएगा, मतलब अगर यहां से यहां तक ये पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट साइड आ रहा है, ये नेगेटिव है, यही बता रहा है नेगेटिव साइन, और कुछ नहीं। मतलब मैं आपको बता दूं ये कितना आगे जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा ये पीछे कितना आएगा इस फॉर्मूले से, सिंपल। क्लियर हो गया सर? जी बेटा? सर क्या ये जरूरी है दोनों पे लगने वाला फोर्स इक्वली हो? बेटा आइसोलेटेड सिस्टम है तो वो दोनों मूव ही क्यों कर रहे हैं? m2 क्यों मूव किया ये सोचो, m1 क्यों मूव किया? सर उसने फोर्स लगाया और इसने फोर्स लगाया, तो ग्रेविटेशन फोर्स में तो हमने पढ़ा ही है ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, है ना।
ठीक है ना। अगर ऐसा ना होता ना तो दुनिया बर्बाद हो जाती भाई। जैसे आप मुझे बात बताओ, ये बोतल है, इस बोतल को देख रहे हो ध्यान से, ये बोतल मेरे हाथ में पड़ी है, थोड़ी देर बाद ये बोतल अपना इधर उधर जाने लगे तो क्या आप डर नहीं जाओगे सर ये क्या हुआ? डर जाओगे ना। पर जाती है क्या? जाती है क्या? नहीं जाती। इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे ही रहता है। क्या इसके अंदर पार्टिकल्स नहीं है? क्या इसके अंदर एटम्स नहीं है? है सर। मॉलिक्यूल्स नहीं है? क्या एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोर्स नहीं लगाते होंगे? लगाते होंगे। पर वो सारे फोर्सेस आइसोलेटेड है, मतलब ये बोतल बाहर से आइसोलेटेड है, इसके अंदर जितने भी फोर्सेस हैं सब पेयर्स में होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगा रहा है उतना ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, तो नेट फोर्स 0। इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर रहा, इसलिए बोतल पड़े पड़े अपने आप मूव नहीं करने लग जाती। दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग। ये अपने आप पड़े पड़े मूव क्यों नहीं करती? क्योंकि सर इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितना एक मॉलिक्यूल दूसरे पे लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पे लगाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो सारे मॉलिक्यूल्स अपने फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका नेट फोर्स 0 है। इसके अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे 0 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है ना। अगर ऐसा ना होता तो आप घबराने की बात है, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, आया समझ में? ओके, कोई इसका आंसर करेगा? इजी सवाल है सर। तो वही रीजन है क्या कि इंटरनल एनर्जी कभी किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता? मैं एक बार आपके आंसर पे आऊंगा, पहले आप इस क्वेश्चन का कर लो फिर डिस्कस करते हैं, है ना। पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं फिर आपकी। सर 0 सर, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए है ना। ये तो बहुत आसान है, ये तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ये तो हमने बस पूछा स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या होगी, बोलो 0। ये तो अभी समझा ही दिया ना हमने, है ना। ये क्वेश्चन तो अभी एक्सप्लेन किया ही नहीं। ऑप्शन ए है ना। चाहे जो मर्जी वेलोसिटी हो दोनों ऑब्जेक्ट की, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट सेंटर ऑफ मास की तो कितनी होगी, बोलो 0 होगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? आसान, बहुत आसान सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अब कोई बच्चा कुछ एनर्जी के बारे में बोल रहा था, एक बार वो बोले क्या कह रहे थे बेटा? सर क्या यही रीजन है कि इंटरनल एनर्जी कभी भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है? नहीं, कि इंटरनल एनर्जी कर सकता है, मेरी बात समझना ध्यान से। बट इंटरनल एनर्जी जैसे कि हम एक क्रैकर की बात करें, एक पटाखा देखा आपने ऐसे, है ना। अब कोई पटाखा है, जैसे ये फटता है क्रैकर, अभी हम इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। ऐसे कोई क्रैकर है, जब ये फटता है तो क्या होता है, इसके बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं ना। आप देखते हो मिलियन, बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं, हजारों हिस्से हो जाते हैं। कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। मान लो एक इधर जा रहा है, मान लो एक इधर जा रहा है, मान लो इधर जा रहा है। तो इसके पास एनर्जी कहाँ से आई कि ये फट गया? कुछ तो एनर्जी इसकी खर्च हुई होगी, है ना। आपको अगर सर इसके अंदर केमिकल लोचा है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज हम स्टोर करके रखते हैं जो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है। बट अगर इंटरनल एनर्जी है भी तो इसकी एनर्जी बढ़ सकती है। आप ये कह सकते हो इंटरनल एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल इधर उधर डिस्प्लेस हो सकते हैं। बट अगर मैं अभी भी बोलूँ ना, इन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो कितना होगा, बोलो। अगर मैं इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करूँ, ये सारे फोर्सेस, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, है ना। इन सभी फोर्सेस को अगर आप ऐड कर दोगे ना, तो अल्टीमेटली इन सभी फोर्सेस का जो सम आएगा बेटा वो कितना होगा, 0 होगा। तो आप ये कहोगे अच्छा सर एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, बम यहाँ से फूटा है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, हर डायरेक्शन में पटाखा फैल जाएगा। आपने देखा ना वो बड़े वाले रॉकेट फटते हैं हवा में, ऐसे फैल जाते हैं, पर सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, वहीं रहता है इसका, है ना। अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, अगर ये रेस्ट पे था, ये सारे पार्टिकल इधर उधर भागेंगे, मस्त भागेंगे इधर उधर, पर जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो यहीं रहेगा। पार्टिकल जरूर भागेंगे पर सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। और ये फटा जो है वो एनर्जी की वजह से फटा, एनर्जी की वजह से। आपकी इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, फाइनली आपको स्पीड जरूर नजर आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा फाइनली स्पीड नहीं, इसकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है बेटा। यह एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, यहाँ इंटरनल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है। बट वो बात अलग है, एनर्जी समथिंग डिफरेंट, वो अलग टॉपिक है। ये टॉपिक अभी चल रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा। हाँ, एक्सेलरेशन नहीं होगा। एनर्जी आ सकती है, हमारी इंटरनल एनर्जी, देखो मेरे अंदर एनर्जी इस वजह से तो मैं काम कर पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ, है ना, मैं इस वजह से तो काम कर पा रहा हूँ। ऐसी रॉकेट कह रहा हूँ, क्रैकर के अंदर जो एनर्जी है उसको क्या कर रही है, अंदर की एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है उसके, ठीक है ना। बट इससे भी उसके सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ठीक है। ओके, स्पेशल केसेस आपके एग्जाम्स के लिए स्पेशली तैयार किए गए कुछ केसेस हैं, जैसे कि यहां देखो ध्यान से, आपको कभी ऐसे बोले कि एक ऑब्जेक्ट है सर इसका मास m1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है सर इसका मास m2 है ना, और मान लो सर इसकी वेलोसिटी इधर है v1 वेक्टर, टू बॉडी सिस्टम के लिए बता रहा हूं, और इसकी वेलोसिटी है v2 वेक्टर,
और सर वेलोसिटीज को जब जोड़ा, टेल टू टेल वेलोसिटी को जोड़ लो, ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर, तो इनके बीच में कुछ एंगल था थीटा, ठीक है ना, इनके बीच में एंगल कितना था, थीटा। तो सर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछूं वीसीएम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं वीसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वीसीएम वेक्टर तो अभी आपने बताया ही था, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही बताया था ना। पर मैंने कहा नहीं, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ऊपर लिखा है और ये बहुत आसानी से निकल सकता है। ये वही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी कॉस थीटा। क्या यही फॉर्मूला है, वेक्टर वाला ही तो फॉर्मूला है ये। अरे आप इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, है ना, इसको बोल दो वेक्टर ए, इसको बोल दो वेक्टर बी, m1 v1 को वेक्टर ए बोल दो, m2 v2 को वेक्टर बी बोल दो। तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता था, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, वही फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। समझ में आ रहा है, आसानी से देखो, मुश्किल नहीं है, पढ़ा हुआ है पहले, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वीसीएम का फॉर्मूला यही हो जाएगा, ये जो हमने मैग्नीट्यूड लिखा है ना, ये रहा वीसीएम का फॉर्मूला, दोबारा नहीं लिख रहा मैं। थीटा किसके बीच का एंगल है, v1 और v2। शॉर्ट में लिखना है, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट मत करा करो, शॉर्ट में लिखा करो। अच्छा, दो पार्टिकल, अच्छा एंगल थीटा, तो सर अगर डायरेक्टली पूछ लें तो ये हो जाएगा। इसमें स्पेशल केसेस करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि सर अगर m1 m2 सेम हो जाए तो क्या होगा, सर एंगल 0 हो गया तो क्या होगा, सर उनके बीच में एंगल 180 हो गया तो क्या होगा, ऐसे केसेस हमें ध्यान से देखने। सर जी बेटा। सर वहाँ जो फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे m1 स्क्वायर v2 स्क्वायर लिखा है। हाँ थैंक यू, वो m2 होना चाहिए। m2 कर देते हैं, थैंक यू, टाइपिंग एरर है, m2 कर देते हैं। नाइस ऑब्जर्वेशन, गुड। स्पेशल केसेस बताऊं इसके जल्दी से, अब टाइम हो गया है, आगे बढ़ो बेटा। अगर थीटा 0 हो जाए तो, अरे तो इसका मतलब दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। थीटा 0 हो जाए इसका मतलब m1 भी यहीं जा रहा है मान लो, और m2 भी यहीं जा रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा पीछे वाली स्लाइड, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, देख लो यार, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा बेटा 0। उस केस में ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, फिर तो आसान है ना, फिर बस ये सिंपली क्या बन जाएगा, थीटा को 0 कर दोगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा कुछ। अरे आपको याद है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता था तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड सिंपली ए प्लस बी तो हो जाता था। भूल गए या याद है? कहाँ याद होगा सर, भूल जाते हैं हम। तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, है ना। स्पेशल केस थीटा 0 यानी कि पैरेलल हैं दोनों, एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो उस केस में तो सिंपल है सर, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, ये तो आसान है। एंटी पैरेलल है तो बस यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, है ना। एंटी पैरेलल है यानी कि थीटा 180 डिग्री हुआ, है ना। अगर मैंने इनके बीच में एंगल 180 डिग्री ले लिया, 180 डिग्री का मतलब जानते हो, एक इधर गया और एक इधर गया, है ना, m1 v1 और ये इधर गया m2 v2, तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का है। उस केस में आप जानते हो फिर जो बड़ा होगा, हो सकता है m1 v1 बड़ा हो सकता है m2 v2 बड़ा हो, डिपेंड करता है। मैं अभी लिख देता हूँ m1 v1 माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर m2 v2 बड़ा हो गया तो वो आगे आ जाएगा। आइसोलेटेड के केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा है, जबकि उसमें तो एक्सेलरेशन 0 होता है। क्या लिखा है, क्या बोला सर? आपने आइसोलेटेड के केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखाया। आइसोलेटेड के केस में मैंने क्या लिखवाया? ये आइसोलेटेड सिस्टम थोड़ा ना चल रहा है, ये तो सिंपल वैसे ही चल रहा है, दो बॉडी सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बता रहा सर। तो सर आपने आइसोलेटेड में ही लिखाया था ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। कहाँ आइसोलेटेड में लिखा बेटा, ये तो अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अब हमारा। अब हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं। अगर दो बॉडी v1 डायरेक्शन v2 वेलोसिटी से जा रही है, ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रही, मैंने ये नहीं बोला एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, दिस इज नॉट आइसोलेटेड। इससे पीछे, हाँ ये आइसोलेटेड के लिए नहीं है, पहले तो ये लिख लेना कहीं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना। इससे पीछे क्या था, बोलो सर इससे
सर आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखाया था क्या फॉर्मूला लिखवाया था? जबकि सर इसमें तो एक्सेलरेशन 0 होता है। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाहते हो एग्जैक्टली? क्या बोल रहे हो? खुल के बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या जीरो बोला था मैंने? क्या जीरो बोला था? वीसीएम जीरो बोला था? सर आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने क्या जीरो बोला था? ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर। एक्सेलरेशन जीरो होता था, ठीक है। तो मतलब वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते थे और वेलोसिटी भी जीरो होती थी क्योंकि इनिशियल लेकिन सर जीरो। आपने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला भी लिखाया वहां पे कोई स्पेशल केस होता है क्या? नहीं नहीं बेटा, ये रहा, मैंने इससे प्रूफ किया था कि एक्सेलरेशन का, ये तो बेटा ये जनरल फॉर्मूला हो गया ना बेटे, ये हो गया जनरल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। ये फॉर्मूला होता ही है एक्सेलरेशन का, मैंने प्रूफ किया था। इसी फॉर्मूले से एसीएम मेरा जीरो आ रहा है आइसोलेटेड सिस्टम में। आप कहोगे सर एक्सेलरेशन निकालने का कोई फॉर्मूला होता है क्या? मैं कहूंगा हाँ। क्या फॉर्मूला बेटा? ये दिख रहा है आपको? बोलो, दिख रहा है ना? तो आप कहोगे कि सर आइसोलेटेड सिस्टम में कितना आएगा एक्सेलरेशन? मैंने कहा चलो कैलकुलेट करते हैं, मेरे पास एसीएम का फॉर्मूला है, यही तो जनरल फॉर्मूला है। आइसोलेटेड सिस्टम में जब मैंने एसीएम कैलकुलेट किया तो जीरो आ गया, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। एसीएम हर बार जीरो नहीं होता, सिर्फ आइसोलेटेड में जीरो होता है और एसीएम का ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ रहे हैं। ये समझ में आया? अच्छा, अगर वो 90 डिग्री पे होंगे यार, ये समझ जाओगे, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा उस केस में। इसी फॉर्मूले में कॉस थीटा को जीरो डाल दो, इसी फॉर्मूले में कॉस थीटा को जीरो डाल दो, बस ये दोनों टर्म्स बचेंगी आपके पास। यानी कि अगर वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो, एक वेलोसिटी बेटा इधर हो और दूसरी वेलोसिटी मान लो इधर हो, तो उस केस में क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा वीसीएम का? सिंपल है, आसान है। कोई पूछ रहा है कुछ? पूछो। ठीक है, सर इस केस में दोनों तो कोलाइड नहीं करेंगे। नहीं ये अपनी मतलब ये इनके फोर्स की वजह से कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा, वो ऐसे ही कह रहे हैं। मान लो आपको दिख रहा है कि एक पार्टिकल यहां जा रहा है कि यहां जा रहा है ना? एक पार्टिकल यहां जा रहा है, मान लो एक यहां जा रहा है, तो आपसे ऐसे भी हो सकता है एक पार्टिकल ऐसे आ रहा हो, इधर जा रहा हो, एक पार्टिकल इधर आ रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। कोलाइड करे ना करे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इस मोमेंट पे बताना है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे एक पार्टिकल इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ऊपर v1 है, मान लो इसकी v2 है। इनका बेटा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा ना, आपसे पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी ये आ जाएगी vcm, है ना? वो हम निकाल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, ठीक है? ओके, अपोजिट डायरेक्शन वाला मैं पहले बता चुका हूं, 180 डिग्री वाला तो मैं बता ही चुका हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आपको एटवुड मशीन के लिए बताऊंगा। अब आपको छोड़ देता हूं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? खुश हो गए? सर आज तो आपने जल्दी छोड़ दिया। एक बार स्कोर देख ले क्या? हाँ, स्कोर देख के हमको भी बताओ, चलो क्या स्कोर? एक डाउट। हाँ बोलो, डाउट पूछो। डाउट है सर लैब में थोड़ा सा चलाइएगा क्या? क्या बच्चे? लैब में थोड़ा सा चलाइएगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ नहीं चल पाएगा भाई, ठीक है? यहाँ सर नहीं 132 पे 4। 132 पे 4, चलो बढ़िया है, फिर भी अच्छा रिकवर किशन कर। 47। बिहार का सर ओहो, खत्म है। शेर जीत गए। चलो एक मिनट डाउट पूछने दो बेटा, जिसका डाउट था। मार रहे हैं सर। हाँ, जिसका डाउट था एक बार सर उसको मॉड्यूल बोलो। का डाउट है, क्या डाउट है बेटा? जो नंबर 13 अब मॉड्यूल। मैं ऐसे, मेरे को क्वेश्चन तो याद नहीं है, सेंटर ऑफ मास का ही क्वेश्चन है। हाँ सर। बोलो 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 बोलो, क्या क्वेश्चन है? The center of mass of letter F which is cut from a uniform metal sheet from point A is, सर तो उसका मतलब निकल नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है आंसर। क्या बोला हुआ है? सेंटर ऑफ मास ऑफ, अच्छा कोई लेटर एफ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, लेटर एफ दिया हुआ है ऐसे। हाँ सर, हाँ ऐसा ही ओहो, है। सर उसका आंसर और कुछ लेंथ वगैरह दे रखी है इसमें, इसकी क्या दिया है? हाँ सर दिया। क्या दिया है बोलो बच्चे, ये कितनी दी है? सर वो 4, ये नहीं सर वो 8, वो 8। ये 8L, हाँ सर। और ये 6L, और ये 2L, और कुछ ये भी दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है कहीं सर ऊपर में, यहाँ पे। हाँ सर वहीं पे 8। तो इसमें बस आप बच्चे एक काम करो, इसको ना ऐसे मान लो, आप मान लो बेटा एक रोड ऐसे है, और आप मान लो बेटा एक रोड ऐसे है, ऐसे कर सकते हो, और एक रोड आप ऐसे मान लो, इसको ऐसे रोड बना के कर सकते हो बेटा। और ये डिस्टेंस भी दिया होगा बेटा इन दोनों के बीच का, 2 सर है, वो भी 2 है। ये भी 2 दिया है, हाँ सर। है ना? तो बस अब आप क्या करो, कोऑर्डिनेट्स लिख लो बेटा। ये मेरा ओरिजिन है ना बच्चे, तो आप मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है, बोलो 6L है ना? तो आप इस रोड को भूल जाओ, है ना? और अगर मैं देखूं, मैं इसकी मास डेंसिटी कांस्टेंट मान लेता हूं, तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो जिसकी 8L है मैं इसका मास मान लेता हूं 8m, और इस रोड का मास मान लेता हूं 6m, इसका कितना मान लूं बेटा?
2m, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे जल्दी से बोलो। ये 6l है तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 3l, 3l, 0। ठीक है ना बेटा। और अब आप यहां से नीचे जाओ, कितना नीचे गए हो आप, नीचे 2l नीचे गए हो, और आगे कितना जाओगे बोलो, इसकी लेंथ कितनी है 2l है ना। तो आप आगे कितना जाओगे बेटा, l डिस्टेंस पे, यहां मिल जाएगा ना। तो आपको यहां पहुंचने के लिए पहले नीचे जाना पड़ा कितना 2l, और फिर राइट साइड जाना पड़ा l, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे l, -2l बनेंगे। बोलो देखो नीचे आए 2l और राइट साइड गए l, तो l, -2l। और फिर तीसरी रॉड यानी कि ये जो बड़ी वाली रॉड है ना, इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, कितना नीचे जाओगे इसका सेंटर ऑफ मास देखने के लिए, 4l है ना। तो 0, -4l। अब एक्सीएम और वाईसीएम के फॉर्मूले में डाल लो बेटा। तो उसको माइनस क्यों लिया, उसको पॉजिटिव? बच्चे ये ओरिजिन है, नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव ही तो होगा ना, आपको पता तो है बेटे, वाई एक्सेस ये ओरिजिन होता है, नीचे जाते हो तो क्या नेगेटिव नहीं होता, राइट साइड जाते हो तो एक्स पॉजिटिव होता है, वो लेफ्ट। तो मेरे रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो रेफरेंस आप ही ने तो बोला क्वेश्चन में यहाँ ओरिजिन दिया है, ओरिजिन को तो रेफरेंस कहते हैं, है ना। मतलब आप यहाँ लोकेटेड हो, आपने अपना एफ लेटर यहाँ बनाया हुआ है, उसके हिसाब से आ रहा है समझ में। यस सर, समझ। ठीक है, क्लास ऑफ करें, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कल संडे है, थोड़ा सा रेस्ट करो, रिवाइज करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून, बाय। बाय।